Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin with our 33rd lecture and the first lecture in agriculture. तो आज हम एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं। ये जो एग्रीकल्चर टॉपिक है ये एक ज्योग्राफी का भी पार्ट होता है और एक इकोनॉमी का भी पार्ट होता है, लेकिन हमें यहाँ पे डिमार्केट करना होता है कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर के किन एस्पेक्ट्स को देखना है और जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर के किन एस्पेक्ट्स को देखना है। जब हम ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई भी एग्रीकल्चर किसी भी जगह पे डेवलप होती है, कहीं पे नहीं डेवलप होती है, तो उसकी क्या कारण है, फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं, ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन तरह के क्रॉप्स उपजाए जाते हैं, किस तरह के एनिमल हस्बेंड्री वाले एक्टिविटीज होते हैं, उसके बाद क्यों होते हैं। कोई भी एक्टिविटी जो भी इंसान करता है वो कहीं ना कहीं नेचर से लिंक्ड होता है, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, और इसी इन्फ्लुएंस और लिंक को हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो जो भी हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट एंड नेचर इज व्हाट वी स्टडी इन द एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। तो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में मेनली हमको फिजिकल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स में देखना है, हमें उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कैसी होती है, मार्केटिंग के क्या क्या तरीके हैं। तो दैट थिंग्स कम अंडर द परव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, बट सिंस वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी तो हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में एग्रीकल्चर को देखेंगे। तो हमारा जो ये एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी है इसमें जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल स्टडीज में जनरली हमें बिल्कुल डीप में जाके एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखने होते हैं। मेनली हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर को देखना है कि कितने तरह के क्रॉप्स यहाँ पे उपजाए जाते हैं, कहाँ पे कौन सा क्रॉप्स उपजाया जाता है, क्यों उपजाया जाता है वहां पे। तो ये सारी चीजें हम जो है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एग्रीकल्चर में देखते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे इस टॉपिक्स के। आज के जो हमारा एग्रीकल्चर का जो पहला लेक्चर है उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर के बारे में हम एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, सारे टर्म्स के बारे में, एग्रीकल्चर क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं, कितने तरह की एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन से एग्रीकल्चरल सीजन्स होते हैं, ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में आज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिटेल होगा पूरे एग्रीकल्चर के बारे में। फिर हम प्रेमाइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी इन इंडिया हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया में एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी का स्टडी और एग्रीकल्चर की स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कारण है, क्यों हमारे लिए एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में जो कृषि होती है, एग्रीकल्चर होती है, उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस टाइप की एग्रीकल्चर हम भारत में करते हैं ज्यादातर, और क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं, राइट। फिर हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है किन किन चीजों से प्रभावित है, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं इंडिया में एग्रीकल्चर के। फिर हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स में फिजिकल डिटर्मिनेंट्स और इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स। एक्चुअली देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, फिजिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल। तो आज के लेक्चर में हम फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर को हम कवर करेंगे। तो ये हमारे ब्रॉड टॉपिक्स होंगे आज के डिस्कशन के। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के। क्या होता है एग्रीकल्चर, व्हाट डू यू थिंक। हम लोग ये ऐसा वर्ड है जो कि बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि व्हाट एग्जैक्टली एग्रीकल्चर इज। हम लोग जानते हैं कि जो खेती होती है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री होती है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग होती है इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। बट एक लाइन में आपको डिफिनेशन दिया बोला जाए देने तो आप क्या बोलेंगे। सी, बहुत पहले जब इंसान जो है सिविलाइज्ड नहीं था, ट्राइबल्स की तरह था, नोमैड्स की तरह था, तो उस टाइम में लोग अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने भरण पोषण के लिए क्या करते थे, या तो हंटिंग करते थे, या तो कहीं जंगल में फल गिरा हुआ है नीचे तो उसको गैदर करते थे, राइट। या तो हंटिंग करते थे या तो गैदरिंग करते थे। तो उनका जो लाइवलीहुड का, अपने आप को पालने का जो मेन तरीका था, एक्टिविटी था, वो हंटिंग एंड गैदरिंग था। तो दैट वाज द एक्टिविटीज ऑफ अर्ली मैन फॉर देयर लाइवलीहुड। जब इंसान सिविलाइज्ड हुआ, धीरे धीरे सेटल होने लगा, तो फिर उन्होंने कुछ परमानेंट चीजें सोचने की कोशिश की
कि यार ये हंटिंग गैदरिंग गैदरिंग पे कब तक हम जिंदा रहेंगे। कभी किसी दिन कोई शिकार मिला, कोई नहीं मिला। जो आज जानवर करते हैं, जानवर आज क्या करते हैं? जानवर कोई खेती तो नहीं करते हैं, जानवर हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो हंटिंग करते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, जो सॉरी हार्बीवोर्स होते हैं, वो एक तरह से गैदरिंग का काम करते हैं, जहां कुछ मिला वो खा लिए। तो तब इंसान जानवरों की तरह था, और उससे फिर जब सिविलाइज्ड हुआ तो इंसान एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ गया फॉर इट्स लाइवलीहुड, एंड दैट परमानेंट सेटलमेंट, दैट परमानेंट सॉल्यूशन केम टू बी नोन एज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की अगर आप बात करो एक लाइन में क्या होता है, तो एग्रीकल्चर इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। तो जो एग्रीकल्चर होता है वो अपने लाइवलीहुड के लिए या इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए, जब हम प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, राइट, तो उसको एग्रीकल्चर हम बोल देते हैं। पहले हम डोमेस्टिकेट नहीं किया करते थे, पहले हम जो है कोई भी चीज अपनाते नहीं थे, उसको हम रेयर नहीं करते थे, जो जहां मिला वहां खा गए। अब हम इसको एक लैंड लेते हैं, उस लैंड पे हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उसको जोतते हैं, उसको बोते हैं, फसल उगाते हैं, काटते हैं, खाते हैं या बेचते हैं, राइट। तो दिस इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। उसी तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, लाइव स्टॉक रैंचिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, इन सब जगह क्या करते हो आप? डोमेस्टिकेट करते हो एनिमल्स को, और उससे जो है इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हो या अपने लाइवलीहुड के लिए आप उसको यूज करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। समझ में आ रही बात है? अब एग्रीकल्चर में कितने तरह के एक्टिविटीज होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं एग्रीकल्चर के, कौन कौन सी चीजें, एक्टिविटीज को आप एग्रीकल्चर बोलोगे? एग्रीकल्चर आप तब बोलते हो जब आप प्लांट्स और एनिमल्स को यूज करते हो अपने लाइवलीहुड के लिए या इकोनॉमिक पर्पस के लिए। अगर आप उसको रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो दैट इज नॉट एग्रीकल्चर। अपने घर में आप कुत्ते को पालते हो खेलने के लिए उसके साथ, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर, क्योंकि आप उस कुत्ते से आपका ना कोई लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, ना कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, आप उसको केवल अपने रिक्रिएशन के लिए पाले हुए हो। अब मान लो आप एक फार्म खोल दिए जहां की आप कुत्तों को रेयर कर रहे हो और उसको बेच रहे हो लोगों को, तो दैट इज एग्रीकल्चर अगेन। वहां भी आप कुत्ते पाल रहे हो, लेकिन वो बेचने के लिए पाल रहे हो, अपने खेलने के लिए नहीं पाल रहे हो, जैसे मुर्गी पालते हो जैसे, तो ये एग्रीकल्चर में आ जाता है, क्योंकि नाउ यू आर डोमेस्टिकेटिंग दोस डॉग्स फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, देन इट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में कितने तरह के एक्टिविटीज होते हैं? सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन को। किनके किनके? प्लांट्स और एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन को, प्लांट्स और एनिमल्स। या तो आप केवल प्लांट्स करो डोमेस्टिकेट, या केवल एनिमल्स करो, या दोनों को एक साथ करो, तीनों ही कंडीशंस में एग्रीकल्चर कहलाएगा। अब प्लांट्स को आप डोमेस्टिकेट करते हो कितनी तरीके से? मान लो आप खेतों में फसल उगा रहे हो, तो इसे बोलते हैं क्रॉपिंग, यानी आप क्रॉप बो रहे हो, राइट। या तो आप क्या कर रहे हो? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हो, यानी किसी एक जगह से आप अटैच्ड नहीं हो, आप एक जगह से दूसरे जगह पे घूम घूम के क्या कर रहे हो? एग्रीकल्चर कर रहे हो। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, ये भी एक तरह का क्या हो गया? प्लांट्स को आप खेती कर रहे हो, आप एक टेम्पोररी बेसिस पे इसको डोमेस्टिकेट कर रहे हो, परमानेंटली नहीं। एक जगह पे खेती किया, वहां का फर्टिलिटी कम हो गया, उसको छोड़ के अगले जगह चला गया, वहां भी जंगल काटा, वहां भी खेती किया, फिर अगले जगह चला गया, ऐसे होता है। या तो फिर आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, यानी ये भी एक तरह का क्रॉपिंग ही हुआ, लेकिन यहाँ पे आप क्या उगा रहे हो? यहाँ पे फल और फूल उगा रहे हो, तो ये हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया। तो ये सब प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं, राइट। तो ये हो गए। फिर हमारा एनिमल्स का होता है। एनिमल्स में आप क्या करते हो? एनिमल्स में आप लाइव स्टॉक रैंचिंग करते हो। लाइव स्टॉक रैंचिंग में क्या करते हो? एनिमल्स को पालते हो, पोसते हो, बड़ा करते हो, फिर इसको क्या करते हो? काट के बेच देते हो। तो दिस इज लाइव स्टॉक रैंचिंग। लाइव स्टॉक रैंचिंग जनरली या तो मीट के लिए करते हैं या वूल के लिए करते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आप लाइव स्टॉक रैंचिंग करते हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर आप डेयरी फार्मिंग करते हो, डेयरी फार्मिंग करते हो, या कह सकते हो एनिमल हस्बेंड्री करते हो, राइट, जिसमें कि आप उनको मारते नहीं हो, उनको आप जो है ड्यूरेबल गुड्स की तरह यूज करते हो। डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, तो उनको आप क्या करते हो? उनके मिल्क प्रोडक्ट को, उनके जो भी है, इसको यूज करने के लिए आप एनिमल हस्बेंड्री करते हो, वो हो गया आपका एग्रीकल्चर के अंदर। उसी तरह बहुत सारे इसमें भी आ जाएंगे, जैसे कि आप एक्वाकल्चर करते हो, मैरीन फार्मिंग,
ये भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। जैसा कि आप एपीकल्चर करते हो, हनी को जो है आप बीज को पालते हो फॉर हनी, ठीक। पोल्ट्री आप करते हो, मुर्गियों को पालते हो फॉर अंडों के लिए, उनके मीट के लिए, वो भी आ जाएगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर दैट यू आर डूइंग। तो ये तो हो गया कि केवल प्लांट्स के लिए या केवल एनिमल्स के लिए। कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं वो दोनों को मिला के होती हैं, ठीक है। जैसे दोनों को मिला के करोगे तो एक बोलते हैं उसको मिक्स्ड फार्मिंग। इफ यू आर मिक्सिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? जब आप एक ही लैंड पे आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो और एनिमल्स को भी पाल रहे हो, डोमेस्टिकेट कर रहे हो, तो दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। समझ में आ रही है बातें? एक होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री इज समथिंग सिमिलर। इसमें क्या करते हो आप कि क्रॉप्स को भी आप उगा रहे हो और साथ साथ आप ट्रीज को भी ग्रो कर रहे हो, पेड़ों को भी लगा रहे हो साथ में। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। और कभी कभी एक साथ आप एनिमल्स को भी आप रेयर कर रहे हो। तो इसमें तीन काम कर रहे हो, यू आर ग्रोइंग क्रॉप्स, यू आर प्लांटिंग ट्रीज एंड यू आर रेयरिंग एनिमल्स ऑल्सो। कभी कभी एनिमल्स करते हो, कभी नहीं करते हो। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इतने तरह के एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज होते हैं। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखना। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, दिस थिंग्स यू मस्ट नो एज ए जनरल टर्म इन एग्रीकल्चर। समझ में आ रही बात है? तो ये तो हो गया कौन कौन से एक्टिविटीज आप एग्रीकल्चर में करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में फिर हम बात करते हैं आपको टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग। क्रॉप आप कितने तरह से करते हो। एक चीज इसमें और रह गई, मैं आपको बता देता हूं, अभी इसमें नहीं है टॉपिक में। ये तो हो गया कि आप किसको कर रहे हो, प्लांट्स को कर रहे हो, एनिमल्स को कर रहे हो, उस बेसिस पे इतने टाइप्स हो गए एग्रीकल्चर के। अब एग्रीकल्चर के कुछ टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे कर रहे हो, हाउ यू आर डूइंग, राइट, हाउ यू आर डूइंग, उस बेसिस पे अब हम करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं इसको अगर हम देखें, उस बेसिस पे अगर हम जाएं कि हाउ वी आर डूइंग, तो ऑन दैट बेसिस जो है कई तरह के एग्रीकल्चर होते हैं। जैसे कि सपोज एक होता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इसका क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर दूसरा होता है हो एग्रीकल्चर, हो एग्रीकल्चर एंड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। फिर एक और होता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग दोनों एक ही चीज हुआ, सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। अब इंटेंसिव एक्सटेंसिव में क्या फर्क है, हो एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में क्या फर्क है, सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग में क्या फर्क है, ये आपको समझना है। इंटेंसिव फार्मिंग तब बोलते हैं जब आप छोटे से लैंड पे फार्मिंग कर रहे हो और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इनपुट यूज कर रहे हो, अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, अच्छी लेवल का आप इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, गुड क्वालिटी ऑफ मशीन्स यूज कर रहे हो, all the good quality of inputs are using to increase the productivity of a small piece of land। तो ऐसे को हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। मतलब कि आपकी जो रिलायबिलिटी है उसके प्रोडक्शन, उसके रेवेन्यू के लिए वो आप रिलाई कर रहे हो इनपुट पे रेदर देन द स्केल पे। आप बहुत लार्ज स्केल पे नहीं कर रहे हो, छोटे स्केल पे कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस तरीके से कर रहे हो कि इसको ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें क्या मिले, फायदा मिले इनपुट को यूज करके। दूसरा होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव के केस में क्या होता है कि आप जो है एक लार्ज एरिया में फार्मिंग कर रहे हो, लेकिन फार्मिंग में आप बहुत ज्यादा इनपुट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट यूजिंग एक्सपेंसिव इनपुट्स, यू आर नॉट यूजिंग मैकेनाइज्ड फार्मिंग, यू आर नॉट गोइंग फॉर any kind of huge amount of investment over the farming. What you are doing, you are doing the agriculture over a large piece of land, तो इसको हम एक्सटेंसिव बोल देते हैं। तो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग इस तरह से डिफरेंट होता है
फार्मिंग के प्रैक्टिसेस में। फिर हमारा आता है हो कल्चर एंड मैकेनाइज्ड फार्मिंग। हो कल्चर यानी कि आप जो है ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग कर रहे हो, आप जो प्लोइंग कर रहे हो, जो सोइंग कर रहे हो, जो हार्वेस्टिंग कर रहे हो, ये सारे आप जो है ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, इसमें कहीं भी आप मशीन का यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैकेनाइज्ड का मतलब होता है हर चीज आप मशीन का यूज कर रहे हो, आप जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड मैकेनाइज्ड फार्मिंग। तो उसी तरह से हो कल्चर और मैकेनाइज्ड फार्मिंग में भी फर्क होता है। फिर आता है हमारा सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग हम तब बोलते हैं जब आप फसल उगा रहे हो खुद के खाने के लिए, मतलब कि आप उगाए खाए खत्म हो गए, फिर उगाए खाए। यू आर नॉट ग्रोइंग योर क्रॉप्स पर्टिकुलरली फॉर कमर्शियल पर्पस, आप बेचने के लिए नहीं उगा रहे हो, खुद के खाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए उगा रहे हो। और जब आप बेचने के लिए उगाओगे तो इसे बोलेंगे हम कमर्शियल फार्मिंग। ये जनरली जो है पुअर कंट्रीज में होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जिनकी हाई पॉपुलेशन होती है, वहां ज्यादातर आपको सबसिस्टेंस फार्मिंग मिलेंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना लैंड होता नहीं है कि वो उस पर अन्न उपजा के और बेच सके। तो ज्यादातर लोग जो है उगाते हैं और खाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग जो होता है जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, जहां पॉपुलेशन कम है, लार्ज एरिया है, फर्टाइल लैंड है, तो वहां ये लोग उपजाते हैं बेचने के लिए, तो कमर्शियल फार्मिंग हो गई। तो ये सब चीजें जो होता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कैसे कर रहे हो फार्मिंग, किस पर्पस से कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ऐसे आप एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स देख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग के, कि कितने तरह के क्रॉपिंग होते हैं। हम जो क्रॉप उपजाते हैं, फसल उपजाते हैं, वो कितने तरीके से हम उपजाते हैं, हमारा क्रॉपिंग का कैसा तरीका होता है, उस बेसिस पे हम किस तरह से बांट सकते हैं। एक होता है मोनोक्रॉपिंग, एक होता है क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग। ये पांचों का क्या मतलब होता है, ये बहुत आपको मिलेंगे बुक्स में। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक पीस ऑफ लैंड पे आप सालों भर एक ही तरह का फसल उपजा रहे हो, वन क्रॉप होल ईयर, पूरे साल आप एक ही क्रॉप्स इस पे उपजा रहे हो, काट रहे हो, फिर वही बो रहे हो, फिर काट रहे हो, फिर वही बो रहे हो, दिस इज कॉल्ड मोनोक्रॉपिंग, राइट। ये जनरली जो है जब कमर्शियल पर्पस से आप करते हो तो मोनोक्रॉपिंग ज्यादातर करते हो, व्हेन यू आर डूइंग फॉर इट फॉर कमर्शियल पर्पस, क्योंकि आप उसी के लिए खेती कर ही रहे हो, बार बार उपजा के उसको बेच रहे हो। ये जो है सॉइल के फर्टिलिटी को भी कई बार घटाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट डिमांड होता है न्यूट्रिएंट्स का। एक ही क्रॉप्स आप बार बार उगाओगे तो एक किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को वो खाली कर देगा आपके सॉइल से, राइट। या फिर कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट ऐड भी करते हैं, दे लाइक द लेग्यूमिनस प्लांट्स, व्हाट दे डू, दे वो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, खासकर नाइट्रोजन फिक्सेशन में उनका काफी ये होता है, रोल होता है। तो उस तरीके से वो अगर किसी और क्रॉप्स के साथ उसको यूज कर रहे हो तो आपकी क्रॉप की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। बट मोनोक्रॉपिंग में जनरली क्या होता है कि क्रॉप की फर्टिलिटी, सॉरी सॉइल की फर्टिलिटी जो है डिक्रीज होने लगती है। फिर आता है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हो कि पूरे साल में मोर क्रॉप्स आप उपजाते हो, मोर क्रॉप्स, बट वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। आप पूरे साल में कई सारे क्रॉप्स उपजाओगे, लेकिन एक बार में एक ही क्रॉप्स उपजाओगे, उसको काटोगे तो दूसरा लगाओगे, फिर उसको काटोगे तीसरा लगाओगे, तो ऐसे करते हो तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। फिर होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हो कि मोर क्रॉप्स एट ए टाइम, मोर क्रॉप्स एट ए टाइम, एट ए टाइम, एक ही बार में कई सारे क्रॉप्स को उपजाते हो। इसमें आप करते क्या हो कि सारे क्रॉप्स जो जो आपको उपजाने हैं एक पीस ऑफ लैंड पे, उसके सीड्स को मिक्स करके और ऐसे जो है आप स्कैटर कर देते हो फार्म पे, और जब वो उगता है तो स्कैटर्ड वे में सारे चीज एक साथ उग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। फिर आता है हमारा इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग भी मिक्स्ड क्रॉपिंग जैसा है, लेकिन ये एक अरेंज्ड फॉर्म में होता है, ये ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होता है। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर क्रॉप के रो बना देते हो और इनके बीच का जो स्पेस है उसमें जो है दूसरा क्रॉप आप उपजा देते हो। तो व्हाट यू आर डूइंग कि यू आर यू नो यहां पे आप यू आर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप बट इन अरेंज्ड मैनर, इन ए स्कैटर्ड मैनर, नो नॉट इन एन स्कैटर्ड मैनर, जो सब मिक्स क्रॉपिंग में करते हैं वैसा नहीं होता है, एक अरेंज्ड मैनर में होता है, तो उसको फिर हम इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। फिर होता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि ये भी इंटर क्रॉपिंग जैसा ही होता है,
लेकिन रिले क्रॉपिंग में, इंटर क्रॉपिंग में दोनों क्रॉप्स को आप एक ही साथ आपने इसके सीड्स को डाला एक साथ। लेकिन रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि आप एक बार में एक डालते हो, लेकिन जब ये पक जाता है और जब इसको हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो आप पूरे हार्वेस्टिंग का इंतजार नहीं करते हो, आप दूसरा क्रॉप भी के सीड्स डाल देते हो। तो दिस इज कॉल्ड रिले क्रॉपिंग। रिले समझते हो ना कि एक बैटन लेके दौड़ता है, अभी वो रुका नहीं है, उसके हाथ से दूसरा ले लिया। तो उसी तरह से ये अभी कटा नहीं, तब तक इसके बाद वाला क्रॉप आ गया। तो इस तरीके से हम जो करते हैं तो इसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। तो इसलिए मोनोक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग, ये सब क्या होता है? आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, राइट। तो ये जो होते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग होते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के, कि कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं। अब जब भी आप टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करोगे, इंडिया में खासकर जब भी हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं तो दो बेसिस होता है। एक बेसिस होता है यूटिलिटी, कि हम क्रॉप्स जो है किस यूज के लिए, किस यूटिलिटी के लिए उपजा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बांट देते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। और दूसरा होता है बेस्ड ऑन सीजन, मतलब किस सीजन में हम उपजा रहे हैं उस बेसिस पे। तो जितने भी क्रॉप्स हैं वो बेस्ड ऑन यूटिलिटी 6 भाग में बांटे जा सकते हैं। एक होता है फूड क्रॉप्स, यानी कि खाने के पर्पज से, या जो भी है, अगर बेचोगे भी तो जो भी खरीदेगा उसको खाएगा। तो फूड एज ए क्रॉप्स जब भी फूड के रूप में यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं फूड क्रॉप्स। तो इसमें आपका व्हीट आ जाएगा, राइस आ जाएगा, ये सब जो है फूड क्रॉप्स में आ जाएंगे, राइट। फिर हमारा आता है फीड क्रॉप्स। फीड क्रॉप्स का मतलब होता है कि जो हम जानवरों को खिलाने के लिए ये करते हैं। जैसे ज्यादातर आपको बार्ले होता है, ठीक, कॉर्न होता है, ये सब मोस्टली जो है खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में, गरीब कंट्रीज को छोड़ दो, वहां तो फीड भी खाते हैं लोग, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे बार्ले, कॉर्न, ये सब जो है जानवरों को खिलाने के लिए उपजाया जाता है, फोडर। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये फीड क्रॉप्स में आती हैं। टू फीड द एनिमल्स, दिस इज टू फीड द ह्यूमन बींग्स। फिर आता है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स जब टेक्सटाइल्स को यूज करने के लिए आप क्रॉप्स करते हो, जैसा कि आपका कॉटन हो गया, राइट, जो भी फाइबरस क्रॉप्स होता है, जूट हो गया, दिस कम्स अंडर द फाइबर क्रॉप्स बिकॉज वी यूज दीज प्रोडक्ट्स टू मेक फाइबर्स, टू मेक व्हाट? क्लॉथ्स। फिर आता है ऑयल क्रॉप्स। ऑयल क्रॉप्स में क्या होता है? डिफरेंट टाइप का ऑयल सीड्स हम उपजाते हैं और उस ऑयल सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें कई तरह के ऑयल्स होते हैं, जैसे एडिबल ऑयल्स भी होते हैं, राइट, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ये एडिबल ऑयल्स में आता है, ठीक। नॉन एडिबल ऑयल्स में कॉस्मेटिक ऑयल्स भी आता है, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, वैसे ऑलिव ऑयल एडिबल भी होता है, लेकिन कॉस्मेटिक्स में भी ऑलिव ऑयल को यूज किया जाता है। बहुत तरह के क्रॉप्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के रूप में यूज होते हैं, तो उस तरह के भी क्रॉप्स होते हैं इसमें। तो दीज आर कॉल्ड ऑयल क्रॉप्स। इसके अलावा आजकल बहुत इंपॉर्टेंट इस क्रॉप्स का सिग्निफिकेंस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ एनर्जी क्रॉप्स, फ्यूल क्रॉप्स। मतलब ये ऑयल क्रॉप्स जो है वो फ्यूल क्रॉप्स के रूप में भी अब यूज होते हैं, जैसा कि बायोडीजल होता है और बायो इथेनॉल होता है, बायोडीजल एंड बायो इथेनॉल। तो वो सारे क्रॉप्स जिनसे हम बायोडीजल या बायो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी ऑयल क्रॉप्स के अंदर में आते हैं। तो दिस इज द ऑयल क्रॉप्स। फिर हमारा आता है जैसे जट्रोफा हो गया, बायोडीजल के लिए हो गया, ओके। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स जनरली किसके लिए होता है? जब सजावट के लिए आप कोई फसल, कोई किसी तरह का फूल, किसी तरह का पौधा जब आप उपजाते हो तो इसको ऑर्नामेंटल क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे डगवुड होता है, डॉगवुड, या फिर आपको क्रॉटन होता है, ये सब जितने भी आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो नर्सरीज में देखते हैं, दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। फिर आता है इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स मेनली जो होता है वो सारे प्रोडक्ट्स क्रॉप्स को बोलते हैं जो आप डायरेक्ट यूज नहीं करके और इंडस्ट्रीज में पहले यूज होते हैं, जैसे कि रबर हो गया, रबर कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। टोबैको हो गया, वो फूड में तो आता है बट एक्चुअली वो फूड नहीं है, ठीक है, ये आपको आ जाएगा इंडस्ट्रियल क्रॉप्स में, राइट। तो टोबैको, रबर, दिस ऑल विल कम अंडर द इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। तो बेस्ड ऑन यूटिलिटी इतने तरह के क्रॉप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं आपको बेस्ड ऑन सीजन। सीजन के बेसिस पे इंडिया में कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं। सी, इंडिया इज हैविंग 3 क्रॉप सीजन। इंडिया का जो क्लाइमेट है, मॉनसून, वो इतना डाइवर्सिटी है, इस क्लाइमेट में इतनी डाइवर्सिटी है हमारे
लोकेशन में, हमारे फिजियोग्राफी में, कि वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेजर सीजन, जिसके अंदर हम 3 तरह के क्रॉप्स उपजा सकते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो एक सीजन होता है खारिफ सीजन, जिसमें कि हम खारिफ क्रॉप्स उपजाते हैं। ये जो है जुलाई से लेके अक्टूबर तक होता है। जुलाई में इसकी हम खेती स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर में हम हार्वेस्ट कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स जो है जनरली जो होता है वो क्या होता है कि लॉट ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होता है। इसमें पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और चूंकि जुलाई से अक्टूबर हमारा मॉनसून सीजन होता है, जिसमें कि हमारे पास एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है, तो इसीलिए ये क्रॉप्स जो है जुलाई से अक्टूबर में ही हम उसको फसल को उगाते हैं। और इसको हम सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं, और इनको हम इसलिए मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। अब आपको क्या होगा कि एग्जाम में याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्रॉप्स खारिफ के होते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स राबी के होते हैं। तो ये सब जैसे राइस होता है खारिफ में आता है, सोरगम होता है, मेज होता है, टी होता है, राइट, गुआर होता है, कॉफी होता है, रबर होता है। दिस ऑल कम्स अंडर द खरीफ क्रॉप्स। और खरीफ भी बोलते हैं कॉटन, ऑयल सीड, सोयाबीन्स। ये आपको याद रखना है, एटलीस्ट मेन याद रखो, राइस, सोरगम, मेज, टी, कॉफी, रबर, राइट, कॉटन, सोयाबीन, ऑयल सीड्स। ज्यादातर क्रॉप्स जो है खरीफ में होते हैं, क्योंकि ये जो है सबसे प्रोडक्टिव सीजन होता है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे एडिक्वेट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रबी। रबी में फिर क्या होता है, सोइंग बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, हार्वेस्ट फरवरी से अप्रैल। यानी कि हम इसको बोते हैं अक्टूबर नवंबर में और फसल को काटते हैं मार्च में, इवन की कभी कभी अप्रैल में। तो इसको विंटर सीजन क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि इस क्रॉप का आप देखोगे टाइमिंग तो बिल्कुल विंटर में है। और ये जो क्रॉप्स होते हैं एक्चुअल में इनकी कंडीशंस ही होती हैं कि इनको ठंडा कूल टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए वो हमेशा जो है ठंडी के मौसम में ही उगते हैं। तो नीड लेस वाटर, इनको पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम वैसे भी हमारे पास बहुत ज्यादा पानी होता नहीं है, एटमॉस्फेरिक मतलब कोई रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। नीड कोल्ड वेदर फॉर ग्रोथ। और इसके एग्जांपल जो होंगे, व्हीट होंगे, ओट्स होंगे, बार्ली होंगे, पल्सेस होंगे, ऑयल सीड्स होंगे, लीन सीड्स होंगे। ये सारी चीजें जो एग्जांपल्स होते हैं किसके, रबी क्रॉप्स के। नेक्स्ट आता है हमारा जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या होता है, ये जो मार्च से जून के बीच में करते हैं इसको हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। मतलब खारिफ और रबी के बीच में, खारिफ और रबी के बीच में जो क्रॉप्स की टाइम होता है 3-4 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें हम जायद क्रॉप्स को हम उगाते हैं, फसल उसी करते हैं। तो रिक्वायर्स वार्म एंड ड्राई वेदर। इसमें हमें जनरली वार्म और ड्राई वेदर चाहिए होता है। अब इस सीजन में देखोगे तो मानसून भी नहीं आया हुआ है, गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ आपको वार्म भी मिलेगा, ड्राई भी मिलेगा। तो ऐसे सीजन्स में हम जनरली इन सब क्रॉप्स को उगाते हैं। इसमें लॉन्गर डे लेंथ चाहिए, तो ये टाइम जो है डे लेंथ लॉन्गर होता है। 21 मार्च के बाद हमारा जो है दिन बड़ा होने लगता है, तो उसी सीजन में ये उगाए जाते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो इस टाइम उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। देखोगे कि आप इस टाइम में ना वेजिटेबल्स थोड़े सस्ते हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये वेजिटेबल्स का सीजन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अब प्रेमाइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, यानी कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्या क्या प्रेमाइसेस हैं, हम क्यों एग्रीकल्चर को इतना डिटेल में पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए देखो 3-4 चीजें ध्यान में रखनी होगी। इंडिया जो है एक एग्रो रूरल इकोनॉमी है। इंडिया इज व्हाट, एन एग्रो रूरल इकोनॉमी। एग्रो रूरल इकोनॉमी मतलब कि इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे बसा हुआ है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहता है। तो इंडिया के पॉपुलेशन का सेटलमेंट और इंडिया की पॉपुलेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के साइड इंक्लाइंड है। अराउंड 58% ऑफ द पॉपुलेशन जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर, फर्स्ट थिंग। उसके बाद अगर देखो आप तो 69% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारा, वो कहां रहता है, तो रूरल एरियाज में रहता है। तो इसलिए हम इंडिया को एग्रो रूरल इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर के बारे में हमें जानकारी होना, एग्रीकल्चर के बारे में समझना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर अपने पॉपुलेशन को हमको ध्यान देना है तो। फिर हमारा होता है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है आफ्टर चाइना। तो जब आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो आपके पास खाने के लिए पेट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको फूड को हमेशा प्रायोरिटी देनी होती है। फूड शुड ऑलवेज बी अ वेरी प्रायर, इट शुड बी केप्ट ऑन ए वेरी प्रायोरिटी बेसिस। तो इसलिए हम एग्रीकल्चर के बारे में हमको कैसे डेवलप करना है, कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कैसे एफिशिएंसी बढ़ानी है, इसके लिए हमको हमेशा एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी की तरफ ध्यान देना होगा।
तीसरा होता है कि हमारे पास बड़ा ही फेवरेबल फिजिकल कंडीशन है इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए। हमारे पास वास्ट एरिया प्लेन एरियाज हैं, पूरा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स देख लो, वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया प्लेन एरिया। उसके बाद हमारे पास डाइवर्स काइंड ऑफ क्लाइमेटिक रिजीम है, हमारे पास मॉनसून है, हमारे पास इतने सारे लेबर वर्कफोर्स है काम करने के लिए एग्रीकल्चर में। तो वी हैव एवरी फिजिकल एंड ह्यूमन कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ गुड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो दैट्स व्हाई वी मस्ट थिंक अबाउट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। और लास्ट होता है एग्रीकल्चर एज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। एग्रीकल्चर एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का काम करता है इंडस्ट्रीज के लिए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी बैकवर्ड लिंकेज की जब बात हम करेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, और जब हम फॉरवर्ड लिंकेज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये एक मार्केट बन जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक बैकवर्ड भी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, फॉरवर्ड में भी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। हमारे यहाँ अगर आप देखोगे कि किस तरह के एग्रीकल्चर और किस तरह की इंडस्ट्रीज आपके यहाँ ज्यादा हैं, तो आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा मिलेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा मिलेंगे, पेपर इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ, राइट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज हैं अब तो उसमें देखोगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा शेयर है। तो दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड लिंकेज फॉर द एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड लिंकेज की। तो हमारे यहाँ जो खपत है एग्रीकल्चर में, जो रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बहुत ज्यादा है। फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये सारे इंडस्ट्रीज जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, इन सारे इंडस्ट्रीज के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर इज अ गुड मार्केट इन इंडिया। तो इसलिए एग्रीकल्चर इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस आल्सो। तो ये सब जो है प्रेमाइसेस हैं एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के हमारे यहाँ, और इस कारण से इंडिया में एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी को काफी ज्यादा महत्ता दी जाती है, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस होता है ये। अब हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। भारत का जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो किस तरीके का है और क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये दो चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो भारत के एग्रीकल्चर के बारे में हमें समझ आती है वो ये आती है कि भारत का जो एग्रीकल्चर है वो सबसिस्टेंस इन नेचर है। व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस? सबसिस्टेंस का मतलब कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द फार्म्स इन इंडिया आर बीइंग यूज्ड टू ग्रो द क्रॉप्स फॉर पर्सनल लाइवलीहुड। मतलब लोग यहाँ अन्न उपजाते हैं और खुद खा जाते हैं। मतलब यहाँ एग्रीकल्चर ज्यादातर जगह पे वो अपने पेट को भरने के लिए होती है, रादर देन कि उसे उपजा के और मार्केट में बेचने के लिए। तो इसीलिए सबसिस्टेंस इन नेचर माना जाता है एग्रीकल्चर इंडिया में। दूसरा होता है ह्यूज स्पेशियल कवरेज। जो हमारा स्पेशियल कवरेज है एग्रीकल्चर का, मतलब कि हम जितने लार्ज एरिया में एग्रीकल्चर को उपजाते हैं अपने कंट्री में, उतना शायद ही किसी कंट्री में इतने लार्ज एरिया में एग्रीकल्चर होती है। तो ये जो ह्यूज स्पेशियल कवरेज है ये इंडियन एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बड़े बड़े कंट्रीज में जाओगे तो 2%, 3%, 5%, 7% इतने ही लैंड पे एग्रीकल्चर की जाती है। हम एक बड़ा एरिया चंक ऑफ लैंड जो है यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, अराउंड 194 मिलियन हेक्टेयर के करीब में। फिर हमारा आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स। हमारे यहाँ का अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात करोगे कि कौन से क्रॉप्स को हम उपजाते हैं खासकर, तो आपको दिखेगा कि फूड क्रॉप्स का डोमिनेंस है। व्हीट सबसे ज्यादा है, राइस सबसे ज्यादा है, समझ में आ रही बातें। तो ये सब क्रॉप्स जो होते हैं फूड क्रॉप्स, इनका डोमिनेंस है। हम बहुत ज्यादा शुगर केन, रबर, टोबैको, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब बहुत ज्यादा हम नहीं इसको उपजाते हैं अपने यहाँ। ज्यादातर अगर एरिया में देखोगे, फैले हुए देखोगे तो आपको फूड क्रॉप्स ही दिखेगा। फिर आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। हमारे यहाँ जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न होता है, यानी कि कई सारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है एक ही लैंड पे उपजाए जाते हैं। हम लोग कुछ उस तरह का नहीं उपजाते हैं कि मोनोक्रॉपिंग हो रहा है एक लैंड पे, साल में पूरा एक ही क्रॉप्स उपजाते हैं। ऑलवेज हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न हमेशा देखने को मिलता है हमें। फिर हमारे पास रेनफेड एग्रीकल्चर है। रेनफेड एग्रीकल्चर का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन रेन। अराउंड हाफ ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इन आवर कंट्री इज रेनफेड। ओनली हाफ ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज हैविंग द व्हाट इरिगेशन फैसिलिटीज। रेनफेड एग्रीकल्चर और इरिगेटेड एग्रीकल्चर दो होता है। रेनफेड एग्रीकल्चर मतलब कि जो भी पानी खेत को मिलेगा वो बारिश से ही केवल मिलेगी, और इरिगेटेड एग्रीकल्चर मतलब कि इरिगेशन की भी व्यवस्था है, आप इरिगेशनल चैनल्स के थ्रू भी आप खेत को आप इरिगेट कर सकते हो।
और लास्ट होता है लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ जो भी एग्रीकल्चर होते हैं उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मशीन्स, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को हम यूज नहीं करते हैं, तो मोस्टली लेबर्स आर द वर्किंग hands in our agriculture, so this is called labor intensive agriculture. So these are the basic characteristics of agriculture in our country. अब चैलेंजेस की हम बात कर लेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे एग्रीकल्चर की। जब तक हम चैलेंजेस किसी चीज की नहीं समझते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तब तक हम आगे कुछ इसके लिए नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या क्या चैलेंज है एग्रीकल्चर के। सबसे पहला चैलेंज है कि ह्यूज प्रेशर है पॉपुलेशन के एग्रीकल्चर पे, मतलब कि मोर देन 50% ऑफ द लोग जो है एग्रीकल्चर पे निर्भर हैं, राइट। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो आप 60% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे दिख जाएंगे। तो डायरेक्टली 50%, इनडायरेक्टली 60% जो पॉपुलेशन है वो अपने अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एग्रीकल्चर पे निर्भर है। फिर है लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारे यहाँ है वो काफी लो है। अब क्वेश्चन है कि ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो सी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है ये कुछ एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि कितना एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो एक बार से ज्यादा बार उस पर फसल की जाती है साल भर में। मतलब एक पीस ऑफ लैंड ए है, इसको साल भर में मात्र एक बार यूज किया जाता है, और एक पीस ऑफ लैंड बी है जिसमें साल में 3 बार यहाँ पे क्रॉप्स उपजाया जाता है। 3 महीना 3 महीना 3 महीना इस तरह करके साल में 3 तरह के क्रॉप्स उपजाए जाते हैं। तो इसकी एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी जो होगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, वो ज्यादा होगी एक के कंपेरिजन में। तो इंडिया में क्रॉपिंग इंटेंसिटी लो है। ओनली 1/3 ऑफ द लैंड इन इंडिया इज प्लॉड मोर देन वंस इन ए ईयर। एक साल में एक से ज्यादा बार बोया गया, उसके ऊपर एग्रीकल्चर की गई, ऐसा केवल 1/3 ऑफ द लैंड है इंडिया में, 1/3 ऑफ द लैंड। तो इसलिए इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत कम होती है, राइट। अब इसमें देखो कुछ टर्म्स होते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एग्रीकल्चरल इफिशियंसी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इन सब का क्या मतलब होता है एक बार हम आपको बड़ा ही ब्रीफ में इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि क्या इन टर्म्स के मतलब होते हैं। देखो कितने तरह के टर्म्स होते हैं, पहले ये समझ लेना। एक होता है, सबसे पहला टर्म जो होता है वो होता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, किसी भी क्रॉप का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। यानी कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप, राइस ले लो, कहां कहां बोया जाता है और कितने एरिया में बोया जाता है, तो ये क्रॉपिंग पैटर्न राइस का कहलाएगा। व्हीट ले लो, व्हीट कहां कहां बोया जाता है, कितने एरिया में बोया जा रहा है, वो व्हीट का क्रॉपिंग पैटर्न हो जाएगा। एक्चुअली क्रॉपिंग पैटर्न दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक होता है यील्ड और एक होता है डिस्पर्सल, राइट। किसी भी क्रॉप्स का कितना यील्ड है और कितना डिस्पर्सल है। डिस्पर्सल का मतलब होता है कि कितने लैंड एरिया में इसको बोया जा रहा है, और कितना यील्ड मतलब कि पूरे जो भी हम लोग का क्रॉपिंग यील्ड है, जितने भी हमारे पास जितने मिलियन टन हम अनाज उपजाते हैं, उसका कितना भाग जो है ये पर्टिकुलर क्रॉप्स उपजाया जाता है। तो इस दो बेसिस पे हम क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रॉप जो है कैसा पैटर्न है, हाई यील्ड है कि लो यील्ड है, हाई डिस्पर्सल है कि लो डिस्पर्सल है, और उस बेसिस पे क्रॉप्स को हम नाम देते हैं कि हाई यील्ड और हाई डिस्पर्सल। जैसे राइस है, राइस का हाई यील्ड और हाई डिस्पर्सल कहां होगा, तो उसका रीजन होता है कि इस रीजन में राइस जो है यील्ड भी अच्छा देता है और डिस्पर्सल भी अच्छा है, इस रीजन में यील्ड तो ज्यादा है, डिस्पर्सन कम है। तो ये हर एक क्रॉप के लिए, राइस हो, व्हीट हो या बार्ले हो, हर क्रॉप्स के लिए एक क्रॉपिंग पैटर्न हम डिसाइड करते हैं जो यील्ड और डिस्पर्सल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो ये हो गई हमारी क्रॉपिंग पैटर्न। दूसरा हमारा होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, हमने अभी आपको डिस्कस कर दिया। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब कि किसी भी लैंड पे कितनी बार साल में क्रॉपिंग कर रहे हो आप, कितनी बार आप साल में यहां पे बो रहे हो और काट रहे हो फसल को, तो ये हो जाती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, राइट। तीसरी हो जाती है हमारी क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होता है कि कोई अगर पीस ऑफ लैंड है, राइट, तो वहां कौन कौन फसल आप साथ में उगा रहे हो। साथ में उगाने डज नॉट मीन कि दीज आर बीइंग कल्टीवेटेड एट ए टाइम।
एट ए टाइम नहीं, अगर साल में आप बारी बारी से भी रोटेट करके भी अगर आप कल्टीवेट कर रहे हो तो किस किन क्रॉप्स को साथ में कल्टीवेट कर रहे हो? राइस व्हीट कहां पे साथ में कल्टीवेट की जाती है? राइस व्हीट कॉटन का कॉम्बिनेशन कहां होता है? तो हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स का एक ही लैंड पे उगाने को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। चाहे साल में अलग अलग टाइम में आप उगाओ या कैसे भी करो, बट दैट इज कॉल्ड द क्रॉप कॉम्बिनेशन। तो वो क्रॉप कॉम्बिनेशन कहलाता है। फिर हमारा चौथा एक टर्म होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इसको सिंपली हम बोलते हैं इल्ड पर हेक्टेयर। इल्ड पर हेक्टेयर मतलब एक हेक्टेयर के लैंड पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें क्या इल्ड मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इल्ड पर हेक्टेयर इज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और ये हर रीजन का होता है, जैसे पंजाब हरियाणा का एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कितनी है, बिहार यूपी की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, महाराष्ट्र की कितनी है, कौन कौन से रीजन में कितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, ये केवल इसी पे नहीं डिसाइड करता है कि कितना मिलियन टन आप उपजा रहे हो, इस पे भी डिसाइड करता है कि क्या उपजा रहे हो। समझ में आ रही बात है? तो इल्ड पर हेक्टेयर। फिर हमारा होता है एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी। एग्रीकल्चरल इफिशियंसी। एग्रीकल्चरल इफिशियंसी क्या होती है? वो इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो होता है। इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो होता है, मतलब कितने रुपया खर्च करके आप एग्रीकल्चर करके कितने रुपया कमा लिए, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी। अब एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इनपुट कॉस्ट आप कितना डाल रहे हो, आउटपुट कितना आ रहा है, इन सब बेसिस पे आप एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी डिपेंड करता है। कुछ टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं जिसमें हाई इफिशियंसी होती है, कुछ में बहुत लो इफिशियंसी होती है, राइट। उसी तरह से जो है क्रॉप्स पे भी डिपेंड करता है, जो महंगे क्रॉप्स होते हैं उनकी इफिशियंसी कई बार ज्यादा भी होती है, ठीक। तो एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी हो जाती है। और एक लास्ट फिर होता है लैंड कैपेबिलिटी। लैंड कैपेबिलिटी, लैंड कैपेबिलिटी, लैंड कैपेबिलिटी पूरी तरह से एक फिजिकल फैक्टर होता है। कोई भी लैंड जो है कितना क्या करने के लिए कैपेबल है। फसल उगाने के लिए कैपेबल है तो कितना फसल आप उगा सकते हो साल भर में, कई कितनी बार उगा सकते हो, कितनी बार उगा सकते हो या नहीं उगा सकते हो, या यहाँ पे किस तरह के फसल को उगा सकते हो, या ये किसी तरह का फसल उगाने के लिए लैंड नहीं है, यहाँ पे आप केवल एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो। तो इस तरह का लैंड पे भी डिसाइड होता है कि वहां एग्रीकल्चर हम किस तरह का करेंगे और कैसा करेंगे। तो कैपेबिलिटी मतलब कि कैपेबिलिटी मींस की कैपेसिटी ऑफ द लैंड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, इसको हम लैंड कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो ये भी एक एग्रीकल्चर के अंदर टर्म होता है। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं अपने जो हमारे चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर में उनके बारे में, कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो हमने लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात कर ली कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है, साल भर में जो है एक लैंड पे मात्र 1/3 ऐसा लैंड होता है जिसमें साल भर में दोबारा फसल उपजाई जाती है। अदरवाइज मोस्टली बाकी जो 66% लैंड होता है उसमें साल में एक ही फसल उगाई जाती है। फिर लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, हमारे यहाँ जो क्रॉपिंग का स्टाइल है वो बिल्कुल पुराने ट्रेडिशनल हो कल्चर टाइप ज्यादातर जगह है, बहुत कम जगह पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है, जैसे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी जहाँ रिच फार्मर्स है। अदरवाइज आप चले जाओ बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, सब जगह जो है आप हो कल्चर काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यूज करते हैं। फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो 80% पीस ऑफ लैंड है वो 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है, लेस देन 1 हेक्टेयर। तो दिस इज स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है बहुत ल्यूक्रेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ल्यूक्रेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 हेक्टेयर लैंड पे आप क्या करोगे, क्या उपजाओगे, और 1 हेक्टेयर लैंड है तो आप मैकेनाइजेशन भी करोगे तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, कुछ सोचना भी चाहोगे तो वो नहीं होगा। फिर वेरी लेस एरिया अंडर लेग्यूमिनस एंड फॉडर क्रॉप्स, हम अपने जितने भी हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है उसका मैक्सिमम एरिया हमने फूड क्रॉप्स को या फिर कमर्शियल क्रॉप्स को हम उगाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए हमने उसको अक्वायर कर लिया है। लेग्यूमिनस और फोडर क्रॉप्स जो होता है वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए जो हमने लैंड एलोकेट किया है मात्र 4% लैंड है, अदर 96% जो है फूड और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए ही है। फिर ट्रेडिशन बाउंड, हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है आज भी ट्रेडिशन बाउंड है, कास्ट बेस्ड बाउंड है। फिर हमारा टेनेंसी सिस्टम जो है, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो है, ये सब बहुत प्रॉब्लम है जो ट्रेडिशनली हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम में चलता हुआ आ रहा है। लैंड टेनेंसी, लैंड टेनेंसी मतलब कि मैक्सिमम जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होता है वो लैंड ओनर कोई और है और वहां खेती करने वाला कोई और है, खेतीहर कोई और है।
तो जो यहाँ पे टेनेंट्स होते हैं वो भाड़े पे लैंड लेते हैं ऑनर से और उसको खेती करते हैं। तो जब कोई टेनेंट का अपना लैंड नहीं होगा तो वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिसमें उसका खर्च हो और वो लैंड के लिए अच्छा हो। वो हमेशा चाहेगा कि भाई लैंड तो मेरा है नहीं, तो हम इसमें ऐसा क्यों खर्चा करें। इसलिए वो हमेशा चाहेगा कि हमें अपने कमाने खाने लायक हो जाए, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है कभी प्रोडक्टिव नहीं हो पाती है। क्योंकि जब भी वो प्रोडक्टिव करेगा उसे हमेशा डर है कि मेरा लैंड प्रोडक्टिव हम बना देंगे यहाँ पे, उसके बाद ऑनर जो है हमसे छीन लेगा। तो लैंड टेनेंसी एक मेजर चैलेंज है हमारे यहाँ। लो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली मुंबई पढ़ के आते हैं, उनके पास बहुत सारा खेत पड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो 20,000 की नौकरी के लिए आईटी में खटना चाहते हैं, रादर देन कि जाके गांव पे कोई एग्रीकल्चरल इनोवेशन लाएं। क्योंकि स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर जो है हमारे यहाँ बहुत लो है। अगर वो कोई इंजीनियरिंग करके, कोई एमबीए करके और गांव में आके खेती करने की सोचेगा तो उसको बोलेंगे कि ये बेवकूफ है, पैसा बर्बाद करके आ गया। ये नहीं सोचेंगे कि वो कोई हो सकता है इनोवेटिव आइडिया लेके और एग्रीकल्चर में बहुत ग्रो करना चाह रहा हो। राइट, तो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो बहुत कम है। फार्मर्स को हमेशा लोग गरीब, दुखी, भिखारी ऐसा ही समझते हैं इस देश में। तो दिस इज द लो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। राइट, अब हम बात करते हैं आगे लो प्रोडक्टिविटी। हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है फार्म्स के वो भी काफी लो है। लो प्रोडक्टिविटी मतलब इल्ड पर हेक्टेयर, जो पर हेक्टेयर हमारे यहाँ इल्ड आता है एग्रीकल्चर से, वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। फिर फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। व्हाट इज फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न? देखो, ये क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है कि हमें कौन सा क्रॉप कहाँ उपजाना है, कैसे उपजाना है, ये डिपेंड करना चाहिए वहां के क्लाइमेट के बेसिस पे, वहां के सॉइल के बेसिस पे। बट ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग कहीं पे भी कोई भी क्रॉप उपजाते हैं। अब जैसे एग्जांपल में ले लो आप शुगर केन की खेती को। शुगर केन रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। ये वाटर गजलिंग क्रॉप्स कहे जाते हैं। लेकिन शुगर क्रॉप्स कहाँ उपजाए जा रहे हैं? तो महाराष्ट्र के विदर्भ में, खानदेश में, जो ऑलरेडी ड्राई रीजन है। तो कहने मतलब कि हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न जो डेवलप है वो काफी जो है वो अनसाइंटिफिक है। राइट, मतलब कि नेचुरल नहीं है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, और इसकी वजह से हम जो है हमेशा रिस्क पे होते हैं क्रॉप लॉस के। तो ये जो है इसको चेंज करने की जरूरत है। लैक ऑफ एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज। हम क्रॉप तो उपजा लेते हैं लेकिन हमारे पास स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, और स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज नहीं है तो इसलिए हम जो है खरीदते नहीं है बहुत ज्यादा फार्मर से। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स जो होते हैं वो डिसइंसेंटिवाइज होते हैं फर्दर ग्रोइंग के लिए। तो ये जो है एक मेजर प्रॉब्लम है। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज। मार्केटिंग देख लो तो फार्मर्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, उनको अगर उसको बेचना है तो वो उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। इजिली मार्केटेड नहीं होता है हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसमें। फिर इन एडिक्वेसी ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज। एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब कि आप कोई भी एजुकेशनल सर्विसेज जो फार्मर्स को आप देते हैं कि कैसे उपजाना है, कैसे क्या करना है, क्या करोगे तो अच्छा फसल उपजेगा, ये सब जो जानकारी जो है फार्मर्स को जो एडुकेट करने का जो प्रोग्राम होता है, सिस्टम होता है, वो हमारे यहाँ बहुत वीक एंड पुअर है। फिर आता है पॉवर्टी एंड इनडेप्थनेस ऑफ द फार्मर्स। हमारे यहाँ जो फार्मर्स होते हैं वो ज्यादातर गरीब हैं, गांव के हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, इसलिए कई बार फांसी लगा लेते हैं। तो ये जो पॉवर्टी एंड इनडेप्थनेस ऑफ द फार्मर्स है ना, ये भी एक रिप्रेजेंट करता है हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम का बहुत बड़ा वीकनेस। राइट, तो इससे इसकी वजह से मेनली जो है फार्मर सुसाइड, फार्मर डिस्ट्रेस, ये सब जो है अक्सर आपको न्यूज में मिलता है। सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। जो हम फॉल्टी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं एग्रीकल्चर में फॉर मोर गेन इन शॉर्ट टर्म, इसकी वजह से कई सारे सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो दीज आर ऑल द चैलेंजेस इन आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम। फिर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कि किन किन चीजों पे भारत में डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर कैसा है कैसा नहीं है, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब ये इंडिया में नहीं, हर जगह का ही ये कहानी है, बट इंडिया में थोड़ा सा कुछ डिटर्मिनेंट्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। अब व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? बेसिकली देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एवरीवेयर। राइट, कितने? 3। फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर, राइट, फिजिकल फैक्टर्स। सेकंड जो होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। क्या? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। और जो थर्ड होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। राइट, अब फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या होता है, ये हमें देखना है।
जब हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टोपोग्राफी की, टोपोग्राफी या टेरेन, टोपोग्राफी यानी फिजियोग्राफी, हम बात करते हैं क्लाइमेट की, राइट, और हम बात करते हैं सॉइल की। ये जो हमारा क्या हो गया, फिजिकल फैक्टर्स हो गए। जब हम इन सब चीजों पे हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सी फसल होगी, क्या होगी, कैसे होगी, कितना होगा, ये सब जो है इन चीजों पे डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स जो हमारे यहाँ हुए हैं, ये एक इंस्टीट्यूशनल स्टेप रहा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए। फिर हमारा आता है लैंड एक्विजिशन, इससे भी इंपैक्ट होता है हमारा जो एग्रीकल्चर है। लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग। लास्टली एक अम्ब्रेला टर्म होता है लैंड गवर्नेंस, लैंड गवर्नेंस। लैंड रिफॉर्म्स क्या है, लैंड रिफॉर्म्स जो है ब्रिटिश टाइम से जो लैंड सेटलमेंट चलता हुआ आ रहा था, वो एक काफी ही फॉल्टी और एक्सप्लॉइटेटिव मैकेनिज्म था। तो इसको चेंज करने की जरूरत थी। राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस लोगों ने हमेशा इस लैंड सेटलमेंट को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन माना है। तो राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग लैंड रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री, और आज भी हम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स होता क्या है, कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से हम मतलब इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं रिफॉर्म्स को, रिफॉर्म्स ला पाए हैं कि नहीं ला पाए हैं, अगर नहीं ला पाए हैं तो क्यों नहीं ला पाए हैं, ये सब चीजें हमें लैंड रिफॉर्म्स में देखनी है। और अगर नहीं ला पाए हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर हमारा लैंड एक्विजिशन क्या होता है। लैंड एक्विजिशन में हम देखते हैं कि लैंड को एक्वायर करती है जो गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पसेस, फॉर अर्बनाइजेशन। तो इसके लिए लैंड एक्विजिशन होती है, तो वो क्या पॉलिसीज है, उसमें क्या खामियां हैं, क्यों ऑब्जेक्शन है इसमें, ये सारी चीजें। फिर हम लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी कौन सा लैंड हमें किस पर्पस के लिए यूज करना है। लैंड के कई सारे पर्पस होते हैं, एग्रीकल्चर भी एक पर्पस होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक पर्पस होता है, अर्बनाइजेशन भी होता है, वेस्ट डिस्पोजल भी होता है, कई सारे हमें पर्पस के लिए लैंड चाहिए। लेकिन कौन सा लैंड हमें किस पर्पस के लिए यूज करना है, देयर शुड बी एडिक्वेट प्लानिंग फॉर दैट। अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, अर्बनाइजेशन पर्पस के लिए हाईली फर्टाइल लैंड आप अगर एलोकेट कर रहे हो, तो यू आर गोइंग फॉर ए वेरी बैड प्लानिंग रिगार्डिंग दिस लैंड यूज। तो इसीलिए जो वेस्ट लैंड है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती है, उस पे आप ऐसे एक्टिविटीज के लिए एलोकेट करो, तो दिस इज अ गुड प्लानिंग फॉर लैंड यूज। तो ये सब चीज भी हमें देखना है, इस पे भी डिपेंड करता है हमारे एग्रीकल्चर की स्टेटस, एग्रीकल्चर का कंडीशन। फिर लास्ट में लैंड गवर्नेंस। लैंड गवर्नेंस इज नथिंग स्पेशल, इट इज और ये तीनों जो आप लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन और लैंड यूज प्लानिंग, इन तीनों को कलेक्टिव वे में हम लैंड गवर्नेंस बोलते हैं। यानी लैंड से रिलेटेड जो भी हमारा स्टेप होगा, गवर्निंग स्टेप होगा, वो लैंड गवर्नेंस के अंदर कहलाएगा। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स जो होता है वो मेनली हम कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, उसके हम कितनी हम अचीव कर पाए हैं, कितनी हमें कमी है, और कहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ नहीं डेवलप्ड है, ये सब हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, राइट। फिर होता है हमारा सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। फिर हम इसमें पढ़ते हैं आपको क्या, मार्केटिंग एंड फिनांस, मार्केटिंग, मार्केटिंग। उसके बाद लोन्स एंड फिनांस, ये सब। उसके बाद इंश्योरेंस, ये सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स होंगे, जिसके बेसिस पे एग्रीकल्चर हमारे कंट्रीज में कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कैसा है, ये सब डिटरमाइन होगा। तो अब हमें इन सब को अलग अलग हमें देखने हैं लाइन से कि क्या है, नहीं है, कैसे है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी कहां से, तो फिजिकल डिटर्मिनेंट से, कि क्या क्या फिजिकल डिटर्मिनेंट्स है, कैसे ये हमें जो है इंपैक्ट करते हैं या डिसाइड करते हैं कि हमारे एग्रीकल्चरल का कैसा स्टेटस होगा। सी, फिजिकल डिटर्मिनेंट्स में टेरेन, टोपोग्राफी और एल्टीट्यूड, तीन चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहीं किसी जगह पे कैसा टेरेन है, कैसा टोपोग्राफी है, कैसा एल्टीट्यूड है, वो डिसाइड करता है कि वहां एग्रीकल्चर कैसा होगा, कौन से क्रॉप्स उपजाए जाएंगे। फ्लैट टोपोग्राफी
हमारे यहाँ कंट्री में, हमारे यहाँ फ्लैट टोपोग्राफी बहुत ज्यादा है, इंटायर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, इसीलिए दे ऑल आर यूजिंग फॉर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, राइट। तो राइस, व्हीट टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं वो जनरली फ्लैट टोपोग्राफी पे उपजाए जाते हैं, तो इसलिए वहां टोपोग्राफी डिसाइड करती है कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में किस तरह का एग्रीकल्चर होगा। उसी तरह से असम में टी की कल्टीवेशन होती है। क्यों होती है असम में, वेस्ट बंगाल में टी की कल्टीवेशन? क्योंकि टी कल्टीवेशन के लिए हमें जनरली थोड़ा सा स्लोप वाला फिजियोग्राफी चाहिए। जनरली माउंटेन स्लोप्स पे टी गार्डनिंग सब किए जाते हैं, तो इसलिए ये वाला जो रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला, असम पर्टिकुलरली, वेस्ट बंगाल, इन सब में टी की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह से जो प्लेट्यू रीजन्स होता है, प्लेट्यू रीजन्स में कॉफी का कल्टीवेशन होता है, इसलिए आप देखोगे तो कर्नाटका के जो प्लेट्यूज है वहां पे कॉफी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। तो कौन सा क्रॉप्स कहां उपजाया जाएगा ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड भी डिसाइड करता है, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाओगे तो आपको क्रॉप्स वहां नहीं उपजा सकते हो, क्योंकि वहां का फिजियोग्राफी, वहां का कंडीशन सपोर्ट नहीं करेगी एग्रीकल्चर को। उसी तरह से हमारा क्लाइमेट है, किस तरह के क्लाइमेट्स में कौन सा क्रॉप्स हम उपजाएंगे। जैसे हमारा वेट क्लाइमेट में राइस को उपजाते हैं हम, उस तरह से हमारा ड्राई क्लाइमेट, कूल एंड ड्राई क्लाइमेट में व्हीट को करते हैं, राबी कल्टीवेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट पे डिपेंड होती हैं, समझ में आ रही है। फिर हमारा सॉइल होता है, सॉइल भी डिसाइड करता है कि हमें कहाँ पे कौन सा क्रॉप्स उपजाना है और किस तरह का हमारा कितना एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी होगी, हमारी कैसी होगी एग्रीकल्चर। सॉइल के बेसिस पे आप देख सकते हो, बेस्ट एग्जांपल इंडिया में अलुवियल सॉइल व्हिच इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट। तो इंटायर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स इज हैविंग अलुवियल सॉइल। उसी तरह से हमारा जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो डेल्टा रीजन्स हैं, वहां भी राइस कल्टीवेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां भी अलुवियल सॉइल है। अब उसी तरह से ब्लैक सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल व्हिच इज रेगर सॉइल व्हिच इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हाट, कॉटन। दिस इज द रीजन दैट द इन द रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, इन द रीजन्स ऑफ गुजरात, इन द रीजन्स ऑफ मालवा, रीजन्स ऑफ एमपी, ये सब रीजन्स पे हम कॉटन कल्टीवेशन बहुत ज्यादा देखते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ब्लैक सॉइल। तो इसी तरह से सॉइल भी डिटरमाइन करता है एग्रीकल्चर को कि किस तरह से एग्रीकल्चर, कौन सा क्रॉप्स, कौन सा कैसे हम करेंगे, राइट। इनफर्टाइल सॉइल होगा तो उस पर क्या करोगे, उस पर आप एनिमल हस्बेंड्री करोगे, लाइव स्टॉक रैंचिंग करोगे। तो इस तरीके से सॉइल का ये जो है कंडीशंस हमें डिसाइड करता है कि कैसी एग्रीकल्चर हमारी होनी है। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में। एक्चुअली फिजिकल फैक्टर्स में हम बायोजियोग्राफी में भी बात किए हैं हम, तो इसलिए काफी कुछ हम फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ कमिंग टू द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा था कि लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन, लैंड यूज प्लानिंग, लैंड गवर्नेंस, यही सब मेन जो था इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स थे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की, कि लैंड रिफॉर्म्स क्या था। सी, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमारे पास जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रेतवाड़ी सिस्टम, ये सब हमारे लैंड सिस्टम्स हुआ करते थे एग्रीकल्चर के, जिसमें कि लगान वसूल किए जाते थे एक एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म्स के थ्रू, एक्सप्लॉयटेटिव वे में ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। और इस सिस्टम से जो हमारा रूरल बैकग्राउंड का, एग्रो रूरल बैकग्राउंड के जो लोग थे वो काफी त्रस्त थे, एक्सप्लॉयटेड थे। और हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी हमारे लीडर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उनका सबसे पहला सपना था कि जैसे भी हमारा देश आजाद होगा, सबसे पहले हम अपने गरीब किसानों को इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से आजाद करेंगे हम। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा in the post independence era. Even before independence, the leaders have a dreams to reform the land settlement, the land system prevailing in that time. तो आखिर लैंड रिफॉर्म्स में किस तरह के चेंज चाहते थे, वो कौन कौन से रिफॉर्म्स करना चाहते थे? तो मेजरली हमारे पास 4-5 रिफॉर्म्स जो है, जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स में आते हैं। और इनमें से कुछ जो है आजादी के बाद हमें फील हुआ कि इस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि हम एग्रीकल्चरल जो है, एग्रीकल्चर हम अच्छे से कर सकें, प्रोडक्टिव कर सकें। तो इसलिए हम ये सारे रिफॉर्म्स लाने की बात स्टार्ट किया हमने। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य रूप से कौन सा रिफॉर्म्स था? तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज कौन थे और क्या एबोलिशन करना था? तो एक्चुअली में एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद के और पीजेंट्स के बीच में इंटरमीडियरीज सेट कर दिए थे। जैसे जमींदार्स क्या करते थे? जमींदार्स जो थे पीजेंट से लगान वसूल के और ब्रिटिशर्स को देते थे, तो दे वर एक्टिंग लाइक एन इंटरमीडियरीज। तो ऐसे बहुत सारे इंटरमीडियरीज के थ्रू एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म्स ब्रिटिशर्स ने डेवलप कर रखा था। तो इनको एबोलिश करना जरूरी था सबसे पहले, सो दैट कि जो एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का हो रहा था उससे उनको छुटकारा मिल सके। तो दिस इज द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। फिर हम आते हैं टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स क्या था? अब वन बाय वन हम हर चीज की बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज हो गया, टेनेंसी रिफॉर्म्स।
टेनेंसी रिफॉर्म्स मतलब जो सिस्टम टेनेंसी का डेवलप्ड था कि लैंडलॉर्ड कोई और है लैंड का, ऑनर कोई और है, टेनेंट्स कोई और है, तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन या कोई ऐसा मैकेनिज्म ना हो जिसकी वजह से टेनेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। इसके लिए टेनेंसी रिफॉर्म्स भी जरूरी था, क्योंकि उस टाइम जो ये सिस्टम था वो थोड़ा एक्सप्लॉयटेटिव था, राइट। फिर आता है सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स। अब उस समय क्या था कि लैंड जो था वो काफी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड था। जो जमींदार लोग थे ब्रिटिश टाइम के, उनके पास ह्यूज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड थे, और जो बहुत सारे ऐसे लोग थे गरीब जो कि इनके पास कुछ भी लैंड नहीं था, और वो लोग जो है वो भाड़े पे लेके लैंड को एग्रीकल्चर करके अपने पेट पालते थे। तो ये जरूरी था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड का वो लोगों के बीच में बराबर हो। तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे जरूरी था सीलिंग्स लगाना, कि कोई भी एक परिवार है जो बहुत बड़ा लैंड लेके रखा है, तो हर परिवार के लिए स्टेट्स जो है सीलिंग्स लगाते थे कि इससे ऊपर आप लैंड नहीं रख सकते, इससे ऊपर जो भी लैंड होगा वो गवर्नमेंट ले लेगी और जो लैंडलेस लोग हैं उनके बीच में बांटेगी। तो वो था सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग। फिर था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मतलब कि लोगों के जो खेत थे वो किसी का यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, फिर किसी दूसरे लोगों का यहाँ था, यहाँ था। तो ये जो स्कैटर्ड लैंड थे लोगों को, तो गवर्नमेंट का क्या प्लान था कि सबको एक जगह पे लैंड दे दिया जाए, और इसके लिए सबको एक्सचेंज करना था कि इनसे हम अपना लैंड एक्सचेंज कर लिए, इनसे एक्सचेंज कर लिए, और ऐसे एक लोग को एक जगह पे बड़ा सा लैंड मिल जाए, ताकि लैंड भी बड़ा हो जाएगा तो इससे इस पे खेती करना भी इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा। तो ये भी गवर्नमेंट का एक प्लान था। और लास्ट था लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन मतलब कि कौन सा लैंड किसका है, कब है, किसको कौन बेच रहा है, ये सब बड़ा ही अनमॉडर्नाइज्ड वे में ये सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे पहले। तो इस रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये समझ नहीं आती थी कि कौन सा लैंड किसका है। उसमें बहुत सारे झगड़े होते थे, बहुत झगड़े की वजह से लिटिगेशंस में लैंड फंस जाते थे, तो उस लैंड पे कोई खेती किसी तरह का काम नहीं हो पाता था। तो इस तरह से बहुत सारे लैंड लॉक्ड हो जाते थे लिटिगेशन की वजह से। तो इसलिए लैंड रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन करना भी जरूरी था। अब वन बाय वन हम सबको देखेंगे कि क्या है फायदे, क्या है घाटे, हर चीज। पहले देखो कि बेसिक ऑब्जेक्टिव कि क्या था, ऑब्जेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स का क्यों करना चाहते थे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लैंड हो उसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें, इसलिए हमें रिफॉर्म्स करना जरूरी था। फिर था टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। लेबर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता रहता था लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से, उसको एंड करना सबसे जरूरी था इंडिपेंडेंस के बाद। फिर था टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड। रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड मतलब कि जिसके पास एक्सेस लैंड है उससे लैंड लेके लैंडलेस लोगों को बांटना, लैंडलेस लोगों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ लैंड। इसके लिए हम सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स लाए थे। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, अब लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। कंसोलिडेटेड लैंड होगा एक जगह पे लोगों की, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे मैकेनाइजेशन इकोनॉमिकली वायबल होगा। तो इसलिए टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ये सब चीज हम इसलिए भी कर रहे थे ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अगर हम लैंड रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो आगे हमारे यहाँ फूड क्राइसिस आ सकता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि सबके लिए ग्रोथ। तो एक तरह का जो लैंड रिफॉर्म्स इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ह्यूज लेवल ऑफ पॉपुलेशन जो था हमारा वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, और उसमें अगर आप लैंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कभी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आएगा। इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भी लैंड का रिफॉर्म्स जरूरी था। सोशल इंपावरमेंट, सोशल इंपावरमेंट मतलब कि गरीब अमीर के बीच का जो डिफरेंस कम करो, जो गरीब है उसको इंपावर करो, जो विमेन है उनको इंपावर करो, जो लोअर कास्ट पीपल है उनको इंपावर करो। तो ये सारी चीजें इंपावर करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स जरूरी था। टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो ये सारी चीजें जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स के। अब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में इंडिविजुअली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। ये जो था एक्चुअली में सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हमारे आजादी के बाद जो ये जमींदारी सिस्टम था इसको पूरी तरह से पूरे स्टेट में हर जगह से खत्म कर दिया गया। तो इट वाज एक्चुअली सक्सेसफुल इन आवर कंट्री, इट वाज लाइक एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब हमारे कोई इंटरमीडिएरीज नहीं थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। गवर्नमेंट अब एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगाती थी, तो पहले जो लगान वाला सिस्टम था वो बंद हो गया, तो इंटरमीडिएरीज का अब वैसे भी कोई मतलब नहीं रह गया। समझ में आ रही है? तो इसलिए एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। दूसरा होता है टेनेंसी रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने टेनेंसी रिफॉर्म्स भी किया, मगर टेनेंसी रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। आखिर ये टेनेंसी रिफॉर्म्स क्या था?
टेनेंसी रिफॉर्म्स मेनली था रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेनियर एंड व्हाट, ओनरशिप ऑफ लैंड। ये तीन चीज था टेनेंसी रिफॉर्म्स में देखना था। सबसे पहले जो टेनेंट्स हैं उनको क्या रेंट मिल रहा है इसको रेगुलेट करना ताकि इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो रेगुलेशन ऑफ रेंट सबसे पहला इसका रिफॉर्म्स के अंदर पार्ट था। दूसरा पार्ट था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेनियर। अब कोई जो टेनेंट है वो सालों से लैंड को प्लो कर रहा है, लैंड को कल्टीवेट कर रहा है और ऑनर को उसका हिस्सा दे रहा है, तो कब इसके पास से लैंड हटा लिया जाए और ये तुरंत गरीब हो जाए, अनएम्प्लॉयड हो जाए, ऐसा ना हो, इसलिए सिक्योरिटी ऑफ टेनियर का भी एक क्लॉज था टेनेंसी रिफॉर्म्स में कि भाई जो टेनेंट्स होते हैं उनका जो टेनियर होगा उसको सिक्योर करना कि जब मन चाहे तब ऑनर जो है अपना लैंड छुड़ा ना ले। तीसरा था ऑनरशिप राइट। ऑनरशिप राइट, ऑनरशिप राइट क्या होती है कि जो टेनेंट जो है लैंड को कल्टीवेट कर रहा है फ्रॉम ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी एक लेवल ऑफ ऑनरशिप होनी चाहिए। ऑनरशिप यानी मतलब कि ये भाड़ा तो देगा अपने ऑनर को जो एक्चुअल ऑनर है, लेकिन जो एक्चुअल ऑनर है वो इससे लैंड रिज्यूम नहीं कर सकता है। द एक्चुअल ऑनर विल नॉट हैव द पावर ऑफ रिजम्पशन ऑफ लैंड फ्रॉम द टेनेंट्स, राइट, whereas the tenants will be asked to pay the rent of the land according to this regulation। तो ये जो सिस्टम था ऑनरशिप ऑफ राइट का भी था। तो ये तीन मेजर थे। इसमें रेगुलेशन ऑफ रेंट तक कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ये दोनों बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए ऑनरशिप राइट्स का, क्योंकि कारण था कि उस समय जो है हमारे पास सबसे पहले एक लिखित रूप में कुछ नहीं था कि कौन सा खेत को कौन कल्टीवेट कर रहा है। जो जिसके नाम पे है वही लिखित था, ये नहीं था कि ये खेत को कौन जो है बो रहा है। तो ये इंश्योर करना इस चीज को कि उसके ओनरशिप को इस्टेब्लिश करना या सिक्योर करना टेनियर को, ये डिफिकल्ट था। दूसरी चीज थी कि जो लैंड ओनर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल लोग थे, दे वेर मोर पावरफुल इन द सोसाइटी, दे नेवर अलाउड दिस टेनेंट्स टू गो फॉर डिमांडिंग फॉर सच राइट्स। तो इसकी वजह से जो है थोड़ा सा ये डाइल्यूट हो गया। फिर तीसरा कारण था कि जो टेनेंट्स थे जो सदियों से जनरेशन से दबाए जाते थे, इनके पास भी इतना गट्स नहीं था कि ये अपने ऑनर्स के विरुद्ध जाके और गवर्नमेंट में कंप्लेन करे कि इनको ये राइट्स नहीं मिल रही है। तो इन दैट कंडीशंस ये टेनेंसी रिफॉर्म्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अब ये टेनेंसी रिफॉर्म्स भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से आए। जो ऑनरशिप राइट्स है वो तीन तरह का डेवलप हो गया। कुछ स्टेट्स ने ऐसा रूल लाया कि जो टेनेंट्स होंगे जो ऑलरेडी कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड, उनका किसी भी कीमत पे ऑनर उनसे लैंड रिज्यूम नहीं कर सकते हैं, अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्टेट्स ने रूल लाया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश भी है, आपका वेस्ट बंगाल भी है, केरला भी है। कुछ जो स्टेट्स हैं वो रूल ये लाए कि जो ऑनर है वो रिज्यूम कर सकता है टेनेंट से अपना लैंड अगर उसको पर्सनली कल्टीवेट करना है तो, लेकिन कुछ जो पार्ट उस लैंड का होगा वो टेनेंट के पास छोड़ना पड़ेगा, सारा लैंड वो नहीं ले सकता है। कुछ पोर्शन ये ले लेगा पर्सनल कल्टीवेशन के लिए ऑनर और कुछ टेनेंट्स के पास छोड़ देगा। तो वो सेकंड काइंड ऑफ अरेंजमेंट था जो मैक्सिमम स्टेट्स ने इसको लागू किया। और थर्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो था वो ये था कि ऑनर्स से टेनेंट्स लैंड ले ही नहीं सकते हैं। जब भी ऑनर्स जो है अब खुद पर्सनल कल्टीवेशन करना चाहेगा तो अपना टेनेंट से लैंड ले सकता है। तो कुछ स्टेट्स ने इस प्रोविजंस को भी अपनाया। तो इस तरह से प्रोविजंस को सारे स्टेट्स ने अपनाया, बट कहीं पे भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ कि जब भी लोग को पता चला कि ये ऑनरशिप राइट और सिक्योरिटी ऑफ टेनियर का क्लॉज आ रहा है, तो लोगों ने अपने अपने टेनेंट्स को लात मार दिया कि भाई तुम हमारा हमसे खेत नहीं बोओगे। सरकार जब तक इसको इंप्लीमेंट करती तब तक जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपना हथिया लिया सारा लैंड। तो इस तरीके से सरकार को लगा कि जब तक हम इंप्लीमेंट करेंगे तब तक ये टेनेंट्स बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार भी बहुत ज्यादा उसके बाद इंटरेस्ट नहीं ली इसको कंप्लीट करने का। अब सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स बोलते हैं। अब सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स क्या था? ये जो प्रोविजंस था ये लाई गई थी पर्टिकुलरली जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है उनसे लैंड लेके जिनके पास लैंड नहीं है उनको देने की। और इसके एक सीलिंग्स लगाई गई कि कोई भी परिवार के पास, कोई भी परिवार नहीं, कोई भी पर्सनल आदमी के पास, शुरू में ये ऑन द बेसिस ऑफ पर पर्सन लाया गया, बाद में इसको ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली कर दिया गया। लाया गया कि एक इंसान के पास 5 एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं होना चाहिए। मान लो ऐसा एक रूल आया,
तो किसी के पास 25 एकड़ अगर होता था तो ये इनसे 20 एकड़ लेके और गरीबों में जिनके पास लैंड नहीं था उनमें बांटने की प्रोविजन थी ये सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग। अब यार कोई भी आदमी लैंड तो देने से रहा, तो अब लोग जो है कई तरह के उसके तरीके अपनाने लगे इसको इसको रिफ्यूट करने का, इस प्रोविजन को, और इसकी वजह से ये फेल कर गया। कभी भी सीलिंग्स ड्राइव जो है कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जो कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेलियर हो गया सीलिंग्स ड्राइव, उसके मेजरली 3 कारण हैं। 3 कारण की वजह से ये फेल कर गया, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण था मॉडिफाइड ट्रांसफर्स। मॉडिफाइड ट्रांसफर्स क्या था कि लोग जिनके पास सीलिंग्स जो का लेवल है, जो प्रोविजन है, उससे जिनके पास ज्यादा लैंड था वो मॉडिफाइड ट्रांसफर्स करने लगे। अब मॉडिफाइड ट्रांसफर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है बेनामी ट्रांसफर्स। बेनामी मतलब कि मान लो कि रमेश कुमार के पास 25 एकड़ का लैंड है और इनसे 5 एकड़ से ज्यादा लैंड में अब इनको 20 एकड़ ये लॉस इनको हो जाएगा। तो ये क्या करते थे लोग, 5-5 एकड़ जो लैंड होता था वो किसी ऐसे आदमी के नाम पे कर देते थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब हम जानते हैं कि ये मेरा लैंड है, हमने कोई फलाना नाम पे इसको ट्रांसफर कर दिया और वो जो आदमी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो दिस इज कॉल्ड बेनामी ट्रांजेक्शन। इस तरह से लोग अपने नाम पे कम दिखाते थे जबकि एक्चुअली में उनके पास ज्यादा था। दूसरा होता था फैमिली ट्रांसफर। फैमिली ट्रांसफर में क्या होता था कि ये जो क्लॉज था वो पर पर्सन का था। अब रमेश कुमार के पास 25 एकड़ का लैंड है और रमेश कुमार के 4 बच्चे हैं, तो रमेश कुमार क्या करेंगे, अपने चारों बच्चों को 5-5 एकड़ दे देंगे, खुद 5 एकड़ रख लेंगे। इस तरह से हर पर्सन को इस फैमिली में 5 एकड़ लैंड हो गया, तो ये फैमिली की लैंड बच गई। तो इस तरीके से फैमिली ट्रांसफर भी होने लगे। इसको दूर करने के लिए बाद में गवर्नमेंट ने फैमिली को बेसिस बना दिया रादर देन पर्सन को, राइट। दूसरा जो कारण था फेलियर का वो था इशू ऑफ कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का इशू था। सुप्रीम कोर्ट जो है ये रूल ला दी कि आप किसी से भी उसका लैंड लोगे तो आप मार्केट प्राइस पे कॉम्पेंसेट करोगे उसको, उस लैंड का प्राइस उसको आप मार्केट प्राइस के बेसिस पे दोगे। अब गवर्नमेंट के लिए बहुत महंगा हो गया लैंड लेना। अब लैंड अगर मान लो 25 एकड़ लैंड है, इनसे 20 एकड़ अगर गवर्नमेंट लैंड लेती हुई है तो 20 एकड़ का मार्केट प्राइस इनको देना पड़ेगा। तो ये जो अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक बर्डन हो गया, तो गवर्नमेंट भी धीरे से अपना छोड़ दी इस ड्राइव को कि जाने दो, हटाओ। तीसरा जो था मिसयूज ऑफ एग्जाम्पशंस थे। मिसयूज ऑफ एग्जाम्पशंस मतलब कि इस सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग के जो प्रोविजंस थे इसमें कुछ एग्जाम्पशंस लाए गए थे। जैसे कि अगर आप शुगर केन की खेती कर रहे हैं लैंड पे तो फिर आपको ये सीलिंग्स जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप उस पे एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हो, लाइव स्टॉक रेजिंग का काम कर रहे हो, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह के कई सारे आपको एग्जाम्पशंस थे। तो लोग जो है इन एग्जाम्पशंस का मिसयूज करने लगे। राइस की खेती करते थे और दिखा देते थे कि हम शुगर केन की खेती कर रहे हैं, हम जो है लाइव स्टॉक रेजिंग कर रहे हैं, और इस तरह से लोगों ने अपना जमीन को बचा लिया। तो इन 3 कारणों से ये लैंड जो सीलिंग ड्राइव थी वो फेल कर गई, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन का मतलब क्या था कि मान लो मिस्टर ए हैं, इनका जो है यहां एक पीस ऑफ लैंड है और इसके बगल में एक पीस ऑफ लैंड है, वो है मिस्टर बी का, और मिस्टर ए का ये है। अब मिस्टर ए का एक लैंड इधर भी है दूर 2 किलोमीटर, और मिस्टर बी का भी एक लैंड इधर है। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में बोला जाएगा कि बी जो है इधर लैंड ले ले ए का, और ए जो है इधर लैंड ले ले बी का, और इस तरह से ये दोनों लैंड जो है एक हो जाए और ये ए का कहला जाए, और ये दोनों एक हो जाए और ये बी का कहला जाए। तो इस तरह के जो प्रोविजंस को हम कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स बोलते थे, और इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है एक प्रोविजंस बना दिया गया। इसके बेनिफिट्स क्या थे, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। लैंड छोटे छोटे अलग जगह स्कैटर्ड रहेंगे और सबको मिला के आप एक बड़ा लैंड ले लोगे, तो बड़े लैंड पे आप मोर एफिशिएंटली जो है आप खेती करके वहां पे मैकेनाइज्ड करके इकोनॉमिकली वायबल बना सकते हो। दूसरा होता है मैकेनाइजेशन कुड बी इकोनॉमिकली वायबल, और तीसरा होता है इट कुड इंक्रीज एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, दस फार्म इनकम। तो ये मेजर बेनिफिट्स थे कंसोलिडेशन के। मगर ये कंसोलिडेशन भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लोग तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्या इसमें दिक्कत आ गई? सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि लोग जो है अपने लैंड से इमोशनली अटैच थे। जो उनके दादा परदादा के टाइम से ही लैंड जो है हैंड ओवर एक दूसरे पे जनरेशन बाय जनरेशन होता आया है, तो उन्हें लगता था कि ये मेरे परबाबा ने खरीदा था, परदादा ने खरीदा था,
इस लैंड को हम किसी और को कैसे दे दें। तो दिस इज इमोशनल अटैचमेंट टू द लैंड। फिर दूसरा जो था फियर ऑफ गेटिंग इंफीरियर क्वालिटी। उन्हें लगता था कि हम कहीं और लैंड लेंगे अपना ये किसी को देके तो वहां पे हो सकता है कि हमको इंफीरियर क्वालिटी लैंड मिल जाए। तो ये जो फियर लोगों के मन में था कि हमारी जो लैंड हम किसी और को देंगे और उसके बदले उससे हम कोई और लैंड लेंगे, दैट कुड लीड टू अ यू नो व्हाट, कि हमें एक इंफीरियर क्वालिटी लैंड मिल जाएगी। इट वाज ए कम्बरसम प्रोसेस, ये बड़ा कम्बरसम प्रोसेस था, क्योंकि ए बी तो बहुत सिंपल था कि यहाँ ए का है तो बी का भी यहाँ है, उधर बी का भी है तो इधर भी ए का है, तो इससे तो इजीली हो गया। अब ये चीज जो है बनाना कॉम्बिनेशन कि ये लैंड उनको दे, ये इनको दे, ये इनको दे, बड़ा ही टीडियस प्रोसेस था, इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिमाग लगा पाई। चौथा था स्लो एंड करप्ट नेचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन लैंड डिपार्टमेंट। लैंड डिपार्टमेंट को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो ये सब काम करना नहीं चाहते थे और करप्शन भी बहुत ज्यादा था, तो ये भी एक कारण था। फिर लिटिगेशन एंड कोर्ट केसेस, बहुत सारे जो लैंड्स थे वो लॉक्ड थे लिटिगेशन और कोर्ट केसेस में। मतलब ये मिस्टर ए का ये जो लैंड है ये जो है मिस्टर सी भी इस पे क्लेम कर रहे हैं, तो अब ए का ये लैंड है, सी भी क्लेम कर रहे हैं, तो ये अब मिस्टर बी को नहीं दे सकते हैं। तो अब ये लैंड जो है अब इस कंसोलिडेशन में भाग नहीं लेगा, तो उसकी वजह से ये लैंड ऐसा ही रह जाएगा। फिर लास्ट में कॉस्ट ऑफ कंसोलिडेशन वाज रियलाइज्ड फॉर फार्मर फ्रॉम फार्मर्स। अब ये जो ट्रांजैक्शंस लैंड के होते थे इसमें जो भी कॉस्टिंग आती थी सरकार बोलती थी कि फार्मर्स देंगे, तो फार्मर्स क्या बोलते थे कि हम क्यों देंगे भाई, हमको तो नहीं चाहिए कंसोलिडेशन, उससे अच्छा मेरा लैंड स्कैटर्ड रहने दो, हम खुश हैं। तो इन सब कारणों से ये फेल कर गया कंसोलिडेशन ड्राइव। समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स क्या था? पहले जो लैंड रिकॉर्ड्स थे वो काफी अनसाइंटिफिक वे में रखे जाते थे, कौन किसका लैंड है ये ढूंढने में जो है 4 दिन लग जाते थे। सारे मोटे मोटे फाइल्स खोजो कि किसका लैंड कहाँ है, नहीं है, कैसा है, सब मतलब ये था। तो इसलिए लैंड मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से कौन सा लैंड कैसा है नहीं है इसके ऊपर जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स थे वो इतने ज्यादा स्कैटर्ड थे, इतने ज्यादा वो मतलब जम्बल्ड थे कि इसमें जो है कोई लैंड यूज प्लानिंग पॉसिबल नहीं थी। फिर ऑनरशिप कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था, एक ही लैंड को 4 लोग जो है क्लेम कर रहे थे, ये भी ये भी ये भी। अब हमारे पास चूंकि रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा मतलब परफेक्ट नहीं है तो पता नहीं चल पाता था कि एक्चुअल में ये लैंड किसका है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लैंड जो है ऑनरशिप कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिजॉल्व जो है हो सकते थे। तो लैंड मॉडर्नाइजेशन से ये हो सकते थे, इसलिए लैंड मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी। टू सिक्योर द राइट्स ऑफ टेनेंट्स, अब सिक्योर द राइट्स ऑफ टेनेंट्स थे, जो टेनेंट्स की राइट्स होती है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा या फिर ऑनरशिप या जो भी होगा राइट्स इसका, ये तब हो सकता था जब ये एक कहीं लिखा हो कि ये पार्टिकुलर टेनेंट जो है इस लैंड की पे खेती कर रहा है। तो टेनेंट्स के राइट्स को भी सिक्योर करने के लिए लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी। फिर आता है टू ब्रिंग एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी जरूरी थी। और जो करप्शन था और एक्सटोर्शंस ऑफ लैंड थ्रू फॉल्स पेपर्स जो हुआ करते थे, जो आज भी होते हैं कई जगह पे करप्शन होता है, या लैंड कोई किसी का लैंड छीन लिया फॉल्स पेपर दिखा के और वो लैंड जो है चल रहा है लिटिगेशन में, तो ये सारी चीजें जो है वो इसलिए थी क्योंकि लैंड का जो रिकॉर्ड है वो मॉडर्नाइज नहीं है, वो इजिली अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए हमें जरूरत है लैंड मॉडर्नाइजेशन की। अब गवर्नमेंट को जब इसकी जरूरत पड़ी लैंड मॉडर्नाइजेशन की, तो गवर्नमेंट जो है स्कीम्स लेके आई लैंड मॉडर्नाइजेशन की। कौन कौन से स्कीम्स लेके आएंगे? सबसे पहला गवर्नमेंट ने 1988-89 में लेके आई, वो था कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं उनको हम पहले तो कंप्यूटराइज करें। जो हम बड़े बड़े फाइल्स में मोटे मोटे पन्नों में हमने इसको दिमाग खा रहा है सारा रिकॉर्ड्स, इसको सबसे पहले कंप्यूटर में हम इसको फिट करें। तो दैट वाज द फर्स्ट स्कीम 1988-89 में। फिर जो दूसरा आया हमारा वो आया स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, एसआरए एंड यूएलआर, वो 1997 में आया। इससे और एडवांस वर्जन स्कीम हम लेके आए कि हम सारे लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट भी करेंगे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये सारा हमने बांटना स्टार्ट किया। फिर तीसरा जो है हमने क्या किया कि 2008 में नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कि इन दोनों को मिला दिया, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो पहले से चल रहा था और स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो बाद में शुरू हुआ। ये दोनों को जोड़ के हम जो है क्या कर दिए, एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिए, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008 में। तो ये मेजरली 3 स्कीम्स हमने शुरू किया।
अब ये 3 स्कीम शुरू होने के बाद भी अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा लैंड मैनेजमेंट जो है सही नहीं है। अभी भी हमारा लैंड मैनेजमेंट जो है काफी पुअर है और बहुत ज्यादा अभी हमें जरूरत है। अब क्या रीजन है कि हमारा लैंड रिकॉर्ड या लैंड मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं हो पाया? तो उसके लिए जो मेजर कारण है, जो सबसे बड़े, वो सबसे पहला है कि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से हर स्टेट अपना अपना नियम कानून बनाता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, सेंट्रल जो है इंपोज नहीं कर सकता है कि आप ये तरीका को अपनाओ, राइट। तो जो भी सेंट्रल स्कीम्स लाता था वो स्टेट्स पे छोड़ देता था कि ठीक है आप भाई अपनाओ इसको। जैसे एपीएमसी एक्ट है, बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी एपीएमसी एक्ट को लागू ही नहीं किया गया है। तो इस तरीके से जो होगा ये इंप्लीमेंटेशन जो है यूनिफॉर्म नहीं हो पाया, कुछ स्टेट्स ने लागू किया कुछ ने नहीं किया, तो ये फिर स्कैटर्ड रह गया। दूसरी चीज थी मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स यानी कि एक ही काम को लैंड से ही रिलेटेड जो है कई सारे डिपार्टमेंट्स काम करते थे। जैसा सर्वे डिपार्टमेंट अलग था जो लैंड सर्वे का काम करता था, कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट अलग था जो कंसोलिडेशन के लिए सोचता था। तो इन सारे जो डिपार्टमेंट्स थे इनके बीच जो है किसी तरह का सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, किसी तरह का इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था बढ़िया। तो जिसकी वजह से ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स की वजह से भी लैंड मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ लैंड रेवेन्यू एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट्स। इंडिपेंडेंस से पहले लैंड जो था एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि लैंड के बेसिस पे वो लगान वसूलते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चरल इनकम को एबोलिश कर दिया गया। आईटी एक्ट के अंदर एग्रीकल्चर से जो भी आप कमाएंगे उस पर आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, या किसी तरह का किसी भी सरकार को आपको देने की जरूरत नहीं है पैसा। तो जो स्टेट्स थे ना उनके लिए लैंड रेवेन्यू जो है डिक्लाइन हो गया एज ए सोर्स ऑफ इनकम, तो जिसकी वजह से स्टेट्स भी ध्यान देना बंद कर दिए इसके बारे में। फिर हुआ लैंड वाज नॉट ए वैल्यूएबल एसेट टिल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रिवॉल्यूशन। जब तक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल रिवॉल्यूशन इंडिया में नहीं आया, 1980-90 के दशक में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रिवॉल्यूशन इंडिया में आया, उसके पहले लैंड जो है लोगों के लिए भी एक बहुत वैल्यूएबल एसेट्स नहीं था। तो जब लोगों के लिए वैल्यूएबल एसेट्स नहीं था तो लोग भी कभी इस बात का चिंता नहीं करते थे कि हम जाके देखें कि हमारा लैंड ऑनरशिप जो है वो रिकॉर्ड सही से है कि नहीं है, कहाँ है, किसका कब का लैंड। लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है भाई वहां पे लैंड पड़ा हुआ है क्या जाता है, उस पर तो वैसे भी बिना काम का लैंड है। तो ये सब कारण की वजह से ना लैंड मैनेजमेंट हमेशा हमारे कंट्री में पुअर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजंस फॉर ओवरऑल फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब हमने पूरे लैंड रिफॉर्म्स के हर एस्पेक्ट को देख लिया और हर एस्पेक्ट को देखने के बाद हमें यह समझ में आया कि हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स मोर और लेस एक फेलियर ही है, एक्सेप्ट द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। सबको तो हम फेलियर ही देख रहे हैं कि हमने ये भी कोशिश किया, ये भी कोशिश किया, ये भी फेल हो गया। अब आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि क्या रीजन है इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स के फेलियर का, तो इसके 5-6 रीजंस इंपॉर्टेंट है। जैसे एक रीजन होता है पावर पॉलिटिक्स, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जैसे कि जो भी पावर में रहे हैं वो जनरली जो है लैंड ओनर्स, लैंड होल्डर्स लोग रहे हैं, तो इन्होंने कभी पॉलिटिकल विल ही नहीं दिखाई इस लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की, तो इसलिए लैंड रिफॉर्म्स कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। दूसरा था एब्सेंस ऑफ प्रेशर फ्रॉम बिलो। जिनके लिए ये लैंड रिफॉर्म्स लाया गया, जिनके एक्सप्लॉयटेशन को एंड करने के लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा नीचे से प्रेशर क्रिएट नहीं किया। उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि भाई हमारी राइट है तो हम भी जो है हल्ला गुल्ला मचाए सरकार में कि हमें क्यों नहीं हमारी राइट मिल रही है। वो जैसे सदियों से दबे कुचले आ रहे थे वो आगे भी दबे कुचले ही उन्होंने संतोष कर लिया। तो इसकी वजह से नीचे से भी प्रेशर गवर्नमेंट को नहीं पड़ी इंप्लीमेंट करने की। अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनआर्टिकुलेट नेचर ऑफ रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म्स था वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड था और इनआर्टिकुलेट था, इसकी वजह से उसकी जो इंप्लीमेंटेशन थी वो बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। ल्यूकवार्म एंड एपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो लैंड डिपार्टमेंट में या जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे पुलिस डिपार्टमेंट में, इन्होंने भी कभी जो है हमेशा एपैथेटिक और ल्यूकवार्म एटीट्यूड रहा, क्योंकि ये खुद ही आते थे लैंड ओनर्स, लैंड होल्डर्स सोसाइटी से। यानी कि इनके जो पूर्वज थे, इनके जो फैमिली थी वो खुद ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड लेके बैठी हुई थी। तो ये अगर इसमें कुछ भी इंप्लीमेंट करने के लिए एक्टिवनेस दिखाते हैं तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इनको ऐसा लगता था, तो इसलिए ये भी कभी इसको नहीं ध्यान दिए। फिर लैक ऑफ प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स। अब हमारे पास प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स भी नहीं थे जिसके बेसिस पे हम बता सके कि हाँ भाई ये लैंड इनका है, इनको इससे ज्यादा लैंड है तो इसलिए इनका लैंड छीनो। ये सब हमारे पास रिकॉर्ड्स भी नहीं थे जिसके बेसिस पे हम ये सारी चीजें कर सके। और लास्ट था लीगल हर्डल्स। लीगल हर्डल्स बहुत ज्यादा थे।
सुप्रीम कोर्ट जो थी हमेशा राइट टू प्रॉपर्टी की तरफ इंक्लाइन थी, बार बार ये बोलती थी नहीं राइट टू प्रॉपर्टी तो रहेगा सबको, आप छीन नहीं सकते हो, आप उनसे अगर लैंड ले रहे हो तो आप मार्केट प्राइस दो। तो हमेशा गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती थी सुप्रीम कोर्ट इन द फेवर ऑफ पीपल, जब लैंड रिफॉर्म्स की बात जब भी गवर्नमेंट करे। तो ये सब जो है रीजंस थे ओवरऑल फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के, और इसकी वजह से हमारा लैंड रिफॉर्म जो है वो फेल कर गया, और आज भी प्रोसेस में है, और स्टिल वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इनटू द लैंड सिस्टम। तो दैट वाज वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर का स्टेटस है ये खराब है, राइट, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं लैंड एक्विजिशन की। लैंड एक्विजिशन क्या होता है? गवर्नमेंट जब प्राइवेट लोगों से, सिटीजन से लैंड लेती है फॉर डेवलपमेंट, देखो अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, नाउ इट इज अ लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। अब क्या है कि पहले फंडामेंटल राइट था तो गवर्नमेंट जो है के लिए डिफिकल्ट था लैंड किसी से लेना, अब गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि नाउ फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट जो है इस बेसिस पर लैंड एक्विजिशन शुरू कर दी। तो अब लैंड की जरूरत कैसे होती है? इंडस्ट्रीज बिठाना है तो उसके लिए भी लैंड की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड डेवलप करना है, एयरपोर्ट डेवलप करना है, सबके लिए लैंड की जरूरत होती है। लैंड कहां से आएगा? लैंड तो सब प्राइवेट लोगों में बटा हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट लोगों से लैंड लेती है, राइट। कभी कॉम्पेंसेट करती है, कभी नहीं करती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लेकिन ज्यादातर टाइम गवर्नमेंट कोशिश करती है कॉम्पेंसेट करने की लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि क्यों गवर्नमेंट लेती है? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए लेती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लेती है जैसे रोड्स, एयरपोर्ट्स, या अर्बन एक्सपेंशन के लिए लेती है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सिटीज के लिए लेती है, जैसे अमरावती सिटी बसना है, राइट। तो अमरावती को बनाने के लिए आंध्र प्रदेश ने ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड जो है लिया ताकि हम अमरावती जो है सिटी बसाएं। तो ये सब चीजें जो होते हैं वो नीड होती है एक्विजिशन की। अब ज्यादातर आप देखोगे कि लैंड जो है ऑब्जेक्शंस लोग करते हैं लैंड जब भी गवर्नमेंट लेने की कोशिश करती है। आखिर क्या कारण होता है ऑब्जेक्शंस का? क्यों लोग जो है लैंड एक्विजिशन के अपोज में खड़े होते हैं? कई बार फार्मर्स जिनका लैंड होता है वो अपोज में खड़े होते हैं, कई बार जो है सिविल सोसाइटी अपोज में खड़ी होती है, कई बार वेरियस जो सो कॉल्ड रिफॉर्मर्स होते हैं वो खड़े होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिकल लीडर्स खड़े होते हैं। तो व्हाट आर द एक्चुअली ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन? क्यों वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं? तो 4-5 मेजर ग्राउंड्स होता है ऑब्जेक्शन का। सबसे पहला ग्राउंड होता है कि प्रोडक्टिव लैंड को डाइवर्ट किया जाता है, इंडेंजरिंग द फूड सिक्योरिटी। अब कोई भी लैंड बहुत फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है, अगर आप उसको एलोकेट कर रहे हो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, अर्बन पर्पस के लिए, तो आप क्या कर रहे हो? फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हो। तो जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो भी हमारे हैं, वो लोग जो है इस तरह के एक्विजिशंस को हमेशा अपोज करते हैं। वेयर प्रोडक्टिव लैंड इज बीइंग डाइवर्टेड, दिस विल इंडेंजर द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। फूड क्राइसिस फ्यूचर में आ सकता है। एक्सेस लैंड इज रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होती है 50 हेक्टेयर की, 50 एकड़ की, तो 500 एकड़, 150 एकड़ एक्वायर किया जाता है। तो एक्सेस लैंड हमेशा एक्वायर जो एक प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से लोग जो है ऑब्जेक्ट करते हैं। मार्केट प्राइस इज नॉट पेड टू लैंड ओनर्स, लैंड ओनर्स को मार्केट प्राइस नहीं देखे, गवर्नमेंट प्राइस देते। गवर्नमेंट डिसाइड कर देते कि यहाँ लैंड का प्राइस इतना होता है, मार्केट में अगर वो बेचने जाएगा तो उसको ज्यादा प्राइस मिलेगा। तो कोई भी लैंड ओनर गवर्नमेंट को नहीं बेचना चाहता है अपना जब तक उसको मार्केट प्राइस ना मिले, और गवर्नमेंट मार्केट प्राइस देती नहीं है। तो ये भी एक ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन होता है। और जो भी कंपेंसेशन दी जाती है लैंड ओनर्स को, वो एग्रीकल्चरल लैंड के प्राइस की दी जाती है कि एग्रीकल्चरल लैंड का इतना प्राइस है, लेकिन उस लैंड को आप यूज कर रहे हो कमर्शियल लैंड के रूप में। तो लोगों का कहना है कि हमसे अगर आप लैंड लेके कमर्शियल पर्पस के लिए लैंड यूज कर रहे हो, तो व्हाई आर यू गिविंग अस द कंपेंसेशन एट द रेट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, व्हाई डोंट यू गिव एट द रेट ऑफ द कमर्शियल लैंड, राइट। फिर होता है एडिक्वेट रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट नहीं इंश्योर की जाती है। जैसे कि लैंड चलो किसी ऑनर का है, वो खेती नहीं कर रहा है, लेकिन उस पर कोई टेनेंट तो खेती कर रहा है, उसका एम्प्लॉयमेंट है वो लैंड, उसका वो लाइवलीहुड का सोर्स है वो लैंड। तो अगर वो लैंड आप अक्वायर कर लो, तो व्हाट अबाउट द टेनेंट्स, व्हाट अबाउट दैट लैंडलेस sharecroppers who are cultivating over the land? You must ensure the rehabilitation and resettlement of those people. तो ये भी एक मेजर ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन होता है, और इस बेसिस पे जो है लैंड एक्विजिशन को जनरली ऑब्जेक्ट किया जाता है। अब हमारा लास्ट जो होता है वो लैंड यूज प्लानिंग है। लैंड यूज प्लानिंग क्या है? लैंड यूज प्लानिंग का मतलब होता है कि हम कौन से लैंड को किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, इसी की प्लानिंग करना लैंड यूज प्लानिंग होती है। लैंड यूज प्लानिंग की मतलब कि ये लैंड जो है फर्टाइल है तो इट मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर एग्रीकल्चर। ये लैंड जो है अनफर्टाइल है तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल। ये पूरी तरह से वेस्ट लैंड है तो इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस लाइक अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सारी पर्पस की, किस पर्पस के लिए हम कौन सा लैंड यूज करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द लैंड यूज प्लानिंग।
अब इसके बेनिफिट्स नीड्स क्या होते हैं लैंड यूज प्लानिंग के, क्यों लैंड यूज प्लानिंग करना जरूरी है, या लैंड यूज प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी जरूरी है हमारे लिए सबसे पहला। तो लैंड यूज प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये फूड सिक्योरिटी हमारी खतरे में पड़ जाएगी। कैसे? अगर हम कल्टीवेबल लैंड, अगर हम फर्टाइल लैंड को हम एलोकेट करते रहें, डाइवर्ट करते रहें फॉर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, so what will happen, we are left with no land to cultivate, and as a result of this our productivity, our food production will decrease and we are unable to feed our own people. So the food security will be endangered by the poor land use planning. Second is the waste management. हमारे पास बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं, उसको भी मैनेज करना है हमें, उसे भी डंप करना है, उसे भी हमें ठिकाने लगाना है, उसके लिए भी हमें लैंड चाहिए। तो जो लैंड होगा, किस तरह का लैंड हमें उसकी जरूरत पड़ेगी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट डंपिंग के लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड लैंड यूज प्लानिंग। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी लैंड यूज प्लानिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्या क्या हम लैंड पे कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल जो जनरली हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का इशू आती है। हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज मान लो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में आप एलोकेट कर लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड दे दिए, तो उस केस में क्या होगा, किसी तरह का हजार्ड होगा, किसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम होगा तो लोगों के हेल्थ पे असर पड़ेगा, डिजास्टर हो जाएगा। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुआ? ड्यू टू पुअर लैंड यूज प्लानिंग। लैंड यूज प्लानिंग डन फॉर दैट इंडस्ट्री वाज वेरी पुअर, दैट इंडस्ट्री वाज अलाउड टू सेट अप into a densely populated region, and that is the reason behind the disaster that caused due to the what leakage of the gas. तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी था। अब रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी हमें जरूरी है लैंड यूज प्लानिंग, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है कि लैंड होना चाहिए, लैंड एक्विजिशन हो। और लैंड एक्विजिशन अगर बिना लैंड यूज प्लानिंग का करोगे तो हमेशा ऑब्जेक्शन आएगा। अगर किसी फार्मर से उसका वेस्टलैंड मांग रहे हो तो फार्मर्स को देने में कोई दिक्कत नहीं है, या किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कल्टीवेबल लैंड, फर्टाइल लैंड आप चाहोगे लेना तो उसके लिए दिक्कत है। तो इसलिए पुअर लैंड यूज प्लानिंग अगर आप करोगे, नहीं करोगे तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट में दिक्कत होगी, लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होगा, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको हमेशा हमेशा ये हो जाएंगे। फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइजेशन इन लैंड एक्विजिशन। कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइजेशन भी होता है प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग पे। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द लैंड ओनर्स एंड द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, दैट कैन बी मिनिमाइज थ्रू प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग, राइट। तो ये सारी चीजें प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग होता है। तो अब ये हमारा पूरा जो है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर होता है, जिसके बेसिस पे हमारा एग्रीकल्चर डिसाइड होता है कि एग्रीकल्चर कैसा होगा, डेवलप्ड होगा कि नहीं डेवलप्ड होगा, कैसी प्रोडक्टिविटी होगी, कैसी प्रोडक्शन होगा, कैसा हमारा परफॉर्मेंस होगा एग्रीकल्चर का, कैसा ग्रोथ होगा। दिस ऑल थिंग्स डिपेंड अपॉन द व्हाट दिस इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो ये सारे बेसिकली इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। हमने लैंड रिफॉर्म्स देख लिया, हमने लैंड एक्विजिशन देख लिया, लैंड यूज प्लानिंग देख लिया, और इन तीनों को कलेक्टिव वे में हम लैंड गवर्नेंस बोलते हैं। तो दिस लैंड गवर्नेंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी हमने जो बात करी वो फिजिकल फैक्टर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो एग्रीकल्चर को डिटरमाइन करती है, इंपैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, वो सब हमने बात करी है। तो नेक्स्ट क्लास में वी शैल स्टार्ट विद इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड उसके बाद हम वेरियस क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न किस क्रॉप्स का कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, राइट। So that will be the next course of plan. And today, thank you for this.